पुस्तक 13, अध्याय 21, ब्लूक्लिफ ज़ियाओयू। युवराज, दूसरी राजकुमारी और शटल पर सवार नौकरों के चेहरे पीले पड़ गए थे। वे सब समझ गए कि इस बार डाकनॉर्थ सचमुच गुस्से में था। वे सभी अमर साधक थे। स्वाभाविक रूप से वे मूर्ख नहीं थे। वे जानते थे कि छोटी राजकुमारी ने अभी अभी इस वरिष्ठ डाकनॉर्थ के विरुद्ध षड्यंत्र रचा था। वरिष्ठ डाकनॉर्थ स्पष्ट रूप से फ्लेमिंग गार्ड के विरुद्ध लड़ाई में उनकी मदद करने गए थे, लेकिन छोटी राजकुमारी ने उनकी पीठ में छुरा घोंपा था। इस तरह की कार्रवाई को नश्वर और साधक दोनों ही समान रूप से घृणा की दृष्टि से देखते हैं। वरिष्ठ डाकनॉर्थ डाकना युवराज और दूसरी राजकुमारी एकदम डरी हुई जल्दी से बोल पड़ी। यह उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं थी। छोटी राजकुमारी ने पूरी तरह से अपनी मर्जी से काम किया था। उन्होंने उसे ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी निर्देश नहीं दिया था। उसकी मौत पर युवराज और दूसरी राजकुमारी को थोड़ा अफसोस हुआ, लेकिन ज्यादा दर्द नहीं हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस यात्रा में उनके कई भाई बहनों की मौत हो चुकी थी और उनके सभी बड़े बुजुर्ग भी मारे गए थे। वे इस तरह के नुकसान के आदी थे और भावनात्मक स्तर पर युवराज और दूसरी राजकुमारी एक दूसरे के बहुत करीब थे। फुसफुसाहट, निंग ने चाहा और एक सफेद वस्त्रधारी युवती उसके बगल में प्रकट हुई। वह क्यूई शियाओयू थी। गुरुजी, क्यूई शियाओयू ने जल्दी से कहा, मैंने छोटी राजकुमारी को देखा। अपनी बात कहते कहते उसे एहसास हुआ कि वह उड़ते हुए शटल के अंदर है। स्थिति देखकर वह खुद को भ्रमित हुए बिना नहीं रह सकी। शिष्य, ध्यान से देखो, निंग ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, क्यूई ज़ियाओयू ने कहा। वरिष्ठ डाकनॉर्थ, अभी जो कुछ हुआ वह पूरी तरह से रुहुई की हरकत थी। वह फ्लेमिंग गार्ड को विलंबित करने के लिए आपका उपयोग करना चाहती थी। क्यूई रुफेग ने जल्दी से कहा। ये हमारी छोटी बहन थी जिसने ये काम किया। अकेले उसी ने, काले वस्त्र पहने राजकुमारी ने भी जल्दी से कहा। क्यूई शियाओयू बस चुपचाप देखती रही। जब फ्लेमिंग गार्ड आए तो उसका स्वामी उनसे लड़ने गया था, जबकि शाही क्यूई कबीला भाग गया था और भागते समय छोटी राजकुमारी ने उन्हें फंसाने के लिए एक दल बनाया था। क्यूई शियाओयू ने ये सब कुछ बिल्कुल साफ साफ देखा था। इसके अलावा इतने लंबे समय तक शाही क्यूई कबीलों के साथ रहने के बाद क्यूई शियाओयू अच्छी तरह जानती थी कि छोटी राजकुमारी कितनी क्रूर और निर्दयी है। इसलिए अब तक उसे कमोबेश पता चल गया था कि क्या हुआ था। निंग ने युवराज और दूसरी राजकुमारी की ओर देखा। उसने ठंडे स्वर में कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया है। मेरे पीछे बैठे दिव्य अमर कुलपिता को मेरी ओर से फ्लेमिंग किंग से बदला लेने और उसे मार डालने की बात चल रही थी। हम्फ, मुझे मारना पसंद नहीं, लेकिन कुछ लोग तो मारे जाने के ही लायक होते हैं। युवराज और दूसरी राजकुमारी कांप उठे। अगर तुम दोनों उसकी हरकतों के पीछे थे तो तुम दोनों को भी मौत की सजा मिलेगी। अगर नहीं थे तो मैं तुम दोनों को फंसाने की हद तक नहीं जाऊंगा। निंग की नजर काले वस्त्रधारी राजकुमारी पर पड़ी। उसने तुरंत आत्मा आकर्षण कला, दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। हालांकि यह श्वेत श्याम कॉलेज कला उतनी शक्तिशाली नहीं थी, लेकिन निंग की आत्मा उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। काले वस्त्रधारी राजकुमारी की नजर तुरंत धुंधली पड़ गई। बोलो, क्या छोटी राजकुमारी की मेरे खिलाफ साजिश में तुम्हारा कोई हाथ था? निंग ने शांति से पूछा। काले वस्त्र पहने राजकुमारी बिना किसी स्वर भंगिमा के नीरस स्वर में बोली, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं था। रुहुई ने अपनी मर्जी से ऐसा किया था। हालांकि उसके इस कृत्य से सीनियर डाकनॉर्थ को थोड़ी देर और लड़ना पड़ा, लेकिन इसने हमारे शाही क्यूई कबीले के लिए एक और शक्तिशाली दुश्मन भी पैदा कर दिया। अगर सीनियर डाकनॉर्थ के पीछे का स्कूल बदला लेने आया तो हमारे शाही क्यूई कबीले की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। रुहुई बहुत ही अदूरदर्शी थी। अभी क्या हुआ? काले वस्त्र पहने राजकुमारी की चेतना वापस लौट आई। वह आश्चर्य से इधर उधर देखने लगी और धीरे धीरे अभी अभी जो हुआ था जब उसे सम्मोहित किया गया था उसकी यादें उसके ज़हन में ताज़ा हो गईं। वह डर के मारे निंग की ओर देखे बिना न रह सकी। युवराज का चेहरा तुरंत और भी अधिक पीला पड़ गया। तुम? निंग ने युवराज की ओर देखा। युवराज ने दांत पीस लिए। वरिष्ठ, मेरा आपको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। जैसे ही ये शब्द निकले, क्वी रुफेग की निगाहें भी धुंधली पड़ गईं। उसने भी बड़ी बेरुखी से सच बोल दिया। सच कहूं तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं था। पास खड़ी क्यू शियाओयू ने राहत की सांस ली। उसे वाकई राजकुमारी और दूसरी राजकुमारी के प्रति सद्भावना महसूस हुई। मैं आपसे पूछता हूँ, निंग ने अचानक कहा, क्या आपके शाही क्यूई कबीले ने क्यूई शियाओयू के कबीले के विनाश की व्यवस्था की थी? काले वस्त्र पहने राजकुमारी का चेहरा तुरंत बदल गया। क्यूई शियाओयू का शरीर भी कांप उठा और उसकी आंखों में भय और बेचैनी के भाव उभर आए। युवराज ने एक लकड़ी जैसे, रोबोट जैसे अंदाज में जवाब दिया कि शियाओयू का हमारे शाही कुल के प्रति पूर्ण समर्पण सुनिश्चित करने के लिए हमें यह सुनिश्चित करना पड़ा कि उसके पास किसी और पर भरोसा करने के लिए कुछ न बचे। अन्यथा उसके मन में उसका कबीला अभी भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता। इसलिए कुल के बुजुर्गों ने 3 जियांटियन डिरेमॉन्स्टर्स को उस कुल पर हमला करने के लिए मजबूर किया। उस कुल के 2 जियांटियन विशेषज्ञों के लिए हमारे कुल के बुजुर्गों ने उनके खिलाफ साजिश रची और यह सुनिश्चित किया कि वे स्वाभाविक रूप से जवाबी हमला न कर पाएं, जिससे पूरा कबीला बिखर जाए। क्यू शियाओयू के परिवार के सभी सदस्य मर गए, जिससे उसके पास भरोसा करने के लिए कोई नहीं बचा। उस समय हमारे बुजुर्ग ने उसकी रक्षा के लिए कदम उठाया। स्वाभाविक रूप से उसने बुजुर्ग के कार्यों के लिए कृतज्ञता और स्नेह महसूस किया। सब कुछ हमारी योजना के अनुसार हुआ और क्यू शियाओयू हमारे शाही क्यू कुल के प्रति अतुलनीय रूप से समर्पित और वफादार हो गई।
इसके अलावा क्यू शियाओयू के हमारे शाही क्यू कुल का सदस्य बनने के बाद हमारी किस्मत ने एक उल्लेखनीय बदलाव किया। हम पर जितने हमले हुए उनकी संख्या कम हो गई और प्रत्येक हमले में मरने वाले बुजुर्गों की संख्या भी कम हो गई। नहीं नहीं, क्यू शियाओयू का चेहरा आंसुओं से भर गया था। वह बार बार अपना सिर हिला रही थी। निंग ने मन ही मन आह भरी। सच तो ये है कि उसने सोलचामा आर्ट का इस्तेमाल इसी मामले के बारे में पूछताछ करने के लिए किया था। निंग की गहरी समझ के कारण उसने स्वाभाविक रूप से शियाओयू के कबीले के विनाश से जुड़ी कई अजीबोगरीब बातें देखीं। इतने बड़े कबीले पर डायर मॉन्स्टर्स का हमला होना बेहद दुर्लभ था। जैसा मैंने सोचा था, निंग ने मन ही मन सिर हिलाया। क्यूई शियाओयू शाही क्यूई वंश के प्रति बेहद कृतज्ञता महसूस कर रहा था। निंग को डर था कि इससे भविष्य में समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए वह इस मामले को तुरंत स्पष्ट करना चाहता था। तुम तो शुरू से ही मेरे खिलाफ साजिश रच रहे थे। शुरू से ही। कि शियाओयू ने युवराज की तरफ देखा, उसका चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। मेरे स्वामी, क्या वो भी मेरे खिलाफ साजिश रच रही थी? चाची गुरु एवलोट्स हमारी योजना के विरुद्ध थीं। वह आपके कबीले में जाकर स्वेच्छा से आपको अपना शिष्य बनाना चाहती थीं। हालांकि हमारा शाही क्यूई कबीला भागने की स्थिति में था। हमारे सभी कार्य शाही क्यूई कबीलों के सर्वोत्तम हित में होने चाहिए थे। युवराज क्यूई रुफेग नीरस स्वर में बोलते रहे। उन्हें आप पर दया आती थी, इसलिए जब उन्होंने आपको अपना शिष्य बनाया, आपको शिक्षा दी और आप पर स्नेह किया, तो ये प्रेमवश ही था। वास्तव में कुछ अन्य राजकुमारों और राजकुमारियों को इससे ईर्ष्या हुई। क्यू शियाओयू को लगा जैसे उसका दिल थोड़ा सा धड़क रहा हो। पूरे शाही क्यू कबीले में जिस व्यक्ति के लिए वह सबसे ज्यादा आभारी थी, वह उसका स्वामी एवलोट्स था। एवलोट्स ने उसकी देखभाल अपनी बेटी की तरह की थी। उसने उसे प्यार किया था और उसका ख्याल रखा था। क्यू शियाओयू समझ सकती थी कि एवलोट्स उसके लिए कितना प्यार करता था, और जब से वह छोटी थी उसके स्वामी ने उसे सिखाया था। इसलिए हालांकि ब्लूक्लिफ कबीले में जीवन के बारे में उसकी ज्यादा यादें नहीं थीं और हालांकि उसे अपने माता पिता की धुंधली यादें ही थीं, फिर भी उसे अपने स्वामी एवलोट्स के लिए बेहद गहरा स्नेह महसूस हुआ। आखिरकार वे सबसे लंबे समय तक साथ रहे थे। क्यूई शियाओयू ये भांपने में बिल्कुल सटीक थी कि दूसरे लोग उसके प्रति दयालु हैं या द्वेषपूर्ण, वे उसकी परवाह करते हैं या उससे नफरत करते हैं। उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे उसके स्वामी एवलोट्स उससे सच्चा प्यार करते थे। यही कारण था कि वह शाही क्यूई कुल के प्रति इतनी कृतज्ञता महसूस करती थी। दरअसल जब शाही क्यूई कुल के अब दिवंगत नेता ने उसे स्वर्ग के ताऊ की शपथ लेने के लिए कहा था, तो उसने जरा भी संकोच नहीं किया था। अभी क्या हुआ? युवराज की रुफेग को होश आया। उसे तुरंत अपनी याददाश्त वापस आ गई और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। उसने डर से निंग की ओर देखा, फिर की शियाओयू की ओर देखा। मास्टर एवलोट्स, मैं समझ सकती हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया। मैं आपको दोष नहीं देती, मैं आपको दोष नहीं देती। क्यूई शियाओयू के चेहरे पर आंसू बह निकले। उसने काले वस्त्र पहने राजकुमारी और युवराज को घूरा। दांत पीसते हुए उसने कहा, आपके शाही क्यूई वंश ने मेरे कबीले और घर को तबाह कर दिया और मेरे परिवार को मार डाला, लेकिन मास्टर एवलोट्स का मुझ पर दया करना पहाड़ जितना भारी था। आज के बाद मैं क्यूई शियाओयू आपके क्यूई वंश से कोई संबंध नहीं रखूंगी। आज के बाद मेरा नाम ब्लूक्लिफ शियाओयू होगा। गुरुजी। ब्लूक्लिफ शियाओयू ने आंखों में आंसू लिए निंग की ओर देखा। गुरुजी, मुझे ज्ञान देने और मुझे अब और धोखे में न रहने देने के लिए धन्यवाद। मैं कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहती हूँ। जाओ। निंग ने सिर हिलाया, फिर क्यूई शियाओयू को एक झटके से अपने अमर राज्य में भेज दिया। निंग की नजर राजकुमार और राजकुमारी की ओर मुड़ गई। दोनों ही असहाय महसूस कर रहे थे। जब उन्हें सम्मोहित किया गया था तो उन्होंने सोचा था कि बस छोटी राजकुमारी की साजिश खत्म हो गई है, लेकिन किसने सोचा था कि यह सीनियर डार्कनॉर्थ ब्लूक्लिफ जनजाति के विनाश का राज खोल देगा। फिर भी अब तक उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। वे बस अपनी जान की भीख मांग सकते थे। चूंकि तुम्हारा मुझे नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। मैं अब भी अपने वादे पर कायम रहूंगा, निंग ने कहा। लेकिन ऐसा करने से पहले मेरे साथ किसी जगह चलो। बोलते हुए निंग ने हाथ हिलाया, जिससे शाही क्यूई कुल के लोग और उड़ता हुआ शटल सब उसकी अमर संपत्ति की ओर खींचे चले आए। और फिर निंग विलिड्रेगन नदी की लहरों को पार करते हुए तेजी से इस जगह से चला गया। कुछ समय बाद बादलों से घिरी एक ऊंची पहाड़ी की चोटी, ऊपर अंतरिक्ष में एक लहर दिखाई दे रही थी। तभी एक फर पोशाकधारी युवक कहीं से प्रकट हुआ और नीचे उतर आया। ये जगह काम करती है। फरपोश युवक ने सिर हिलाया, फिर हाथ हिलाया। एक अमर संपत्ति प्रकट हुई। अमर संपदा के भीतर जैसे ही निंग ने प्रवेश किया, युवराज और द्वितीय राजकुमारी दोनों ने तुरंत अपना सम्मान प्रकट किया। युवराज ने पूछा, वरिष्ठ, हम कहाँ हैं? अब तुम जा सकते हो, लेकिन बेहतर होगा कि तुम ज्यादा दूर न जाओ। अगर तुम गए तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं रख पाऊंगा, निंग ने शांति से कहा। ये जगह हमारे पिछले ठिकाने से 10 लाख किलोमीटर से भी ज्यादा दूर है। मुझे यकीन है कि फ्लेमविंग किंग को तुम्हारा पीछा करने में कुछ समय लगेगा। आराम करो और अगली लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। अगली लड़ाई? दोनों चौंक गए। मैंने सैकड़ों फ्लेमविंग गार्डों को मार डाला, जिनमें 3 लूज इमोर्टल राक्षस भी शामिल थे। क्या तुम्हें लगता है कि फ्लेमविंग किंग इसे यूं ही नजरअंदाज कर देगा? निंग ने शांति से कहा। दोनों ने सिर हिलाया। नामुमकिन। पूर्वी प्रवाह क्षेत्र 12 राक्षस राजाओं का क्षेत्र था। चूंकि इस वरिष्ठ डार्कनॉर्थ ने सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स को मार डाला था, तो फ्लेमविंग राजा क्रोधित कैसे न होते। ये समझना जरूरी है कि फ्लेमविंग गार्ड्स फ्लेमविंग राजा के सबसे समर्पित सेवक थे।
चूंकि उनमें से इतने सारे मारे जा चुके थे, इसलिए अगली बार फ्लेमविंग राजा शायद खुद हमला करेंगे। फ्लेमविंग किंग स्वयं आ रहे हैं। युवराज और दूसरी राजकुमारी दोनों बेचैन हो गए। और फिर भी यह सीनियर डार्कनॉर्थ अभी भी लड़ने का इरादा रखता है। वह कितना शक्तिशाली है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पिछली जांच पड़ताल गलत थी? वह सिर्फ एक शीर्षस्थ आदिम ताओवादी से भी बढ़कर है। उनके दिल दहशत में थे। फिर भी निंग ने जिस तेजी से उसका पीछा किया था, उससे लगता था कि उसने उन सभी फ्लेमविंग गार्ड्स को खत्म कर दिया होगा, जिसका मतलब था कि शायद सब कुछ वैसा ही था जैसा निंग ने कहा था। उसने सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स को मार गिराया था। इतने कम समय में उसने सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स को मार गिराया, हमारी सेना को तोड़ दिया और फिर हमें पकड़ लिया। ये जी निंग कितना शक्तिशाली है। क्या ये सचमुच संभव है कि वह फ्लेमविंग किंग से लड़ सके? राजकुमार और राजकुमारी दोनों को लगा जैसे उनके विचार उलझ गए हों। निंग को उनकी बातों पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठा। वह अमर संपदा के एक निजी कमरे में दाखिल हुआ। उसके भीतर अंतरिक्ष में एक लहर उठी और निंग उस लहर में कदम रखते हुए अपनी जलमग्न संपदा में दाखिल हो गया। मैं फ्लेमविंग किंग की शक्ति को कम नहीं आंक सकता। दरअसल मुझे दूसरे राक्षस राजाओं से भी निपटना पड़ सकता है। ऐसा करने से पहले मुझे अपनी शक्ति थोड़ी बढ़ानी होगी, निंग ने मन ही मन सोचा। मेरे असली शरीर को 3 सिर 6 भुजाएं इस्तेमाल करते समय कुल 6 अमर तलवारों की जरूरत होती है। उनमें से 3 मेरी डार्कनॉर्थ तलवारें हैं और बाकी 3 आदर्श रूप से अमर श्रेणी की होंगी। उसके पास एक उत्कृष्ट उच्च श्रेणी की 1000 बैल तलवार थी। साथ ही एक निम्न श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार भी थी जो ग्रैंड जिया सम्राट ने उसे पहले ही प्रदान कर दी थी। अभी अभी उन 3 ढीले अमर राक्षसों को मारकर उसने 2 और निम्न श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने प्राप्त किए थे, जिनमें से एक उड़ने वाली तलवार थी। मेरे असली शरीर को जितनी जल्दी हो सके प्रारंभिक शून्य अवस्था में प्रवेश करना होगा, तभी मैं अपने अमर श्रेणी के जादुई खजानों की शक्ति को बेहतर ढंग से उजागर कर पाऊंगा, निंग ने मन ही मन सोचा। वे 2 निम्न श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें शक्ति में डार्कनॉर्थ तलवारों के बराबर थीं। निंग को असल में 1000 बैल तलवार की परवाह थी। उस तलवार में शुद्ध यान खजाने जितनी शक्ति थी। निंग ने तुरंत अपने पानी के नीचे स्थित स्थिर कक्ष में प्रवेश किया, फिर द्रवीभूत तत्वों को अवशोषित करना शुरू कर दिया। पुस्तक 13 अध्याय 22 पूर्वी नदियों के 12 राक्षस राजा। लगभग 1 करोड़ किलोमीटर दूर पूर्व क्यूई साम्राज्य की शाही राजधानी में शाही महल के भीतर भव्य रूप से सुसज्जित महल के हॉल में सुंदर महिला सेवक उत्तम भोजन और अमृत से भरे थाल लेकर हॉल के सामने की मुख्य मेज सहित 12 मेजों पर परोस रही थीं। आओ पी लो बड़े भाई, मैं आपके लिए टोस्ट करता हूँ। 9वें भाई, हमें मिले हुए 1000 साल हो गए हैं। आओ आओ आओ, हम भाई मिलकर एक और प्याला पिएं। बेफिक्री भरी हंसी गूंज उठी, ऊंची धीमी चीखती हुई। हर एक आवाज में एक प्रभावशाली आभा थी। सभी महिला सेवकों के रूप में राक्षसों के हृदय कांप उठे। वे अत्यंत सावधानी से कार्य कर रहे थे, किसी राक्षस राजा को नाराज करने के भय से। वे जानते थे कि आज इस कक्ष में एकत्रित 12 राक्षस पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा हैं। उनके जैसे लोग इन 12 में से किसी को भी नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। यदि उन्होंने गलती से किसी राक्षस राजा को नाराज कर दिया तो परिणाम विनाशकारी होंगे। एक दासी ने घबराहट के कारण अपनी थाली में से थोड़ी शराब 12 राक्षस राजाओं में से एक जेडटॉड राजा के ऊपर उड़ेल दी थी। जेडटॉड राजा ने आंखें घुमाईं, मुंह खोला और दासी को अपने पेट में निगल लिया। हॉल के बीचों बीच सुंदर मानव कन्याएं और राक्षसियां नृत्य कर रही थीं। स्वाभाविक रूप से वहां संगीतकार भी थे जो ढोल बजा रहे थे और बांसुरी बजा रहे थे। ठीक है, अब आप सब जा सकते हैं। काफी देर बाद महल के सामने मेजबान की स्थिति में बैठे फ्लेमविंग राजा ने नौकरों को जाने का आदेश दिया। जी हाँ महाराज। सभी सेवक, नर्तक और संगीतकार तुरंत चले गए और हॉल में केवल 12 राक्षस राजा ही रह गए। तीसरा, आपने आज हम सभी भाइयों को यहाँ बुलाया है। ये जो भी महत्वपूर्ण विषय है, जल्दी से बोलिए। एक अत्यंत बलवान राक्षस राजा, जिसका पूरा शरीर सुनहरे फर से ढका था और जिसका सिर भूरे भालू जैसा था, ऊंची आवाज में बोला। ये 12 राक्षस राजाओं का नेता गोल्फर भालू राजा था। बड़े भाई, लंबा दुबला पतला काले वस्त्र पहने फ्लेमविंग किंग हंसा। हाँ, मैंने तुम सबको एक खुशी के मौके पर बुलाया है। 7वां भाई पहले आ गया था, इसलिए मैंने उसे पहले ही बता दिया है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम उससे पूछ सकते हो। बाकी राक्षस राजाओं ने नीले कवचधारी बाज जैसी आंखों वाले स्काइसो राजा की ओर देखा, जिसने सिर हिलाकर सहमति जताई। यह वाकई एक खुशी का मामला है। ओह, बाकी राक्षस राजाओं ने उत्सुकता से फ्लेमविंग राजा की ओर देखा। हालांकि वे अपने समान स्वभाव के कारण मित्र थे, फिर भी वे अपनी बर्बरता के लिए प्रसिद्ध थे। अगर उन्हें कुछ अच्छा मिलता तो वे आमतौर पर उसे अपने पास रख लेते। अब उनमें से कोई उसे बाकी भाइयों के साथ क्यों बांटने को तैयार होगा? फ्लेमविंग किंग ने उनकी नजरें देखकर मुस्कुराया। उसने हाथ हिलाया और एक काले चमड़े का स्क्रॉल उड़कर उनके सामने हवा में फैल गया। चमड़े के स्क्रॉल पर एक जटिल नक्शा और एक आरेख था। यह क्या है? अन्य राक्षस राजा हैरान थे। खजाने का नक्शा, फ्लेमविंग राजा ने कहा। गुप्त कोष? खजाने का नक्शा? क्या मजाक कर रहे हो? कोई खजाना हम जैसे लोगों के लिए तो किसी दिव्य अमर देवता का खजाना भी कुछ नहीं है। किसी सच्चे अमर देवता या किसी दिव्य देवता का खजाना तो शायद ही खजाना कहलाए। सभी राक्षस राजाओं ने अपनी बात रखी। वे पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा थे, जिन्हें स्वर्गीय अमर कुलपिता भी अपमानित करने को तैयार नहीं थे। उनके लिए खजानों के संग्रह को खजाना मानना बेहद मुश्किल था।
स्काइसो राजा बोला, भाइयों, तीसरे भाई ने तुम्हें धोखा नहीं दिया है। इस नक्शे में जिस जगह को खजाने के रूप में चिन्हित किया गया है उसे सचमुच एक बड़े खजाने के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ओह, क्या ये कोई बड़ा खजाना है? बाकी सभी राक्षस राजा सोचने लगे। उनके सातवें भाई स्काइसो राजा का भी इस जगह को खजाना मानना इस बात का संकेत था कि इसमें वाकई कुछ तो है। तीसरे भाई, क्या इसका क्यूई साम्राज्य से कोई संबंध हो सकता है? छोटे गोल मटोल हरे चमड़ी वाले जेड टॉड राजा ने गुर्राते हुए कहा। हॉल के शीर्ष पर बैठे फ्लेमविंग राजा ने सिर हिलाया। इसका निश्चित रूप से क्यूई साम्राज्य से कुछ लेना देना है। जब मैंने उनके विरुद्ध कार्रवाई की और उन्हें नष्ट किया तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मुझे इस खजाने के बारे में कुछ खबर मिली थी। मैंने उन्हें बिना कोई सूचना दिए अचानक हमला किया और शाही क्यूई वंश के कुछ महत्वपूर्ण लोगों को बंदी बना लिया। फिर मैंने खजाने के बारे में और जानने के लिए आत्मा शोधन और अन्य तरीकों का इस्तेमाल किया और फिर शाही क्यूई वंश से ये खजाने का नक्शा भी हासिल किया। चूंकि आपके पास पहले से ही खजाने का नक्शा है इसलिए आप अकेले जा सकते हैं। तीसरे भाई, मैं यह मानने से इनकार करता हूँ कि आप सचमुच इतने उदार हैं। तीसरे भाई, हाँ, तीसरे भाई, तुम क्या साजिश रच रहे हो? बोलो और सच बोलो। यहाँ सब जानते हैं कि तुम किस तरह के इंसान हो। वे सभी अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थे। वे जानते थे कि अन्य राक्षस राजा किस प्रकार के व्यक्ति थे। फ्लेमविंग किंग हंसा। पास ही बैठे स्काइसो किंग ने कहा, तीसरा भाई सचमुच 2 बार गया था। पहली बार जब वह गया तो बिना कुछ दिखाए वापस आया। वह अंदर तक जा ही नहीं पाया। दूसरी बार उसने और भी अच्छी तैयारी की और जबरदस्ती अंदर घुस गया, लेकिन 20 साल तक उसी क्षेत्र में फंसा रहा, मुश्किल से बचकर वापस आ पाया। वह अभी कुछ देर पहले ही भागा है। क्या? 20 साल से फंसा हुआ हूँ? तीसरे भाई, आप भागने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव तावीज का भी उपयोग नहीं कर सके? यह इतना खतरनाक था? सभी राक्षस राजा आश्चर्यचकित हो गए। ज्वाला पंख राजा ने तुरंत कहा, सुनो, विस्तार से बताओ। ये खजाने वाला क्षेत्र। फ्लेमविंग किंग लगातार अपने अनुभव के बारे में बोलता रहा। वह अच्छी तरह जानता था कि अपनी शक्ति के भरोसे वह इसे और गहरा नहीं कर पाएगा। अगर उसे सफलता की थोड़ी भी संभावना चाहिए तो उसे बाकी 12 को भी अपने साथ मिलाना होगा। जैसे ही ज्वाला पंख राजा बोल रहा था, बाकी राक्षस राजाओं के चेहरों पर धीरे धीरे आश्चर्य और गंभीरता के भाव उभरने लगे। ये जगह वाकई खतरनाक और डरावनी थी। ज्वाला पंख राजा के वर्णन से ही पता चल रहा था कि यह जगह कितनी रहस्यमय और डरावनी थी। बहुत मुमकिन है कि वहां जाने का साहस करने वाले दिव्य अमर भी नष्ट हो जाएं। केवल अगर हम 12 लोग एकजुट हो जाएं तो ही हमारे पास कोई मौका है, फ्लेमविंग किंग ने कहा। आखिर इस खजाने में क्या है? मैं ये जानने के लिए काफी उत्सुक हूँ। उन सभी को इस खजाने के प्रति जबरदस्त लालसा महसूस हुई। क्यूई साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने इस खजाने की बाहरी परिधि की पहले ही छानबीन कर ली थी और उन्होंने इससे की शोधन तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं प्राप्त की थीं। ये सभी तकनीकें वास्तव में सर्वोच्च स्तर की तकनीकें थीं। अन्यथा क्यूई साम्राज्य इतनी तेजी से विस्तार नहीं कर पाता, चूंकि बाहरी परिधि में पहले से ही इतने अविश्वसनीय खजाने मौजूद थे। तो फिर इस खजाने की गहराई में क्या छिपा होगा? शीर्ष रैंक वाले गोल्डफर बेयर किंग ने गंभीरता से कहा, हमें इसकी योजना सावधानी से बनानी होगी। हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। हाँ, हमें पर्याप्त तैयारी करनी होगी। एक असाधारण जगह। जैसे ही राक्षस राजा चर्चा और योजना बना रहे थे, एक लंबी गर्दन वाला बुजुर्ग हॉल के प्रवेश द्वार पर प्रकट हुआ। महाराज, महामहिम। लंबी गर्दन वाला बुजुर्ग बार बार पुकार रहा था, प्रवेश करो। फ्लेमविंग राजा ने भौहें चढ़ाईं। लंबी गर्दन वाला बुजुर्ग अंदर आया और तुरंत सम्मान से बोला, महाराज, हमने जिन 3 लूज इमॉर्टल्स के नेतृत्व में फ्लेमविंग गार्ड्स की 3 टुकड़ियां भेजी थीं, वे सब मर गईं। उनमें से कोई भी बचकर वापस नहीं आ सका। वे सब मर गए। फ्लेमविंग राजा अचानक अपने पैरों पर कूद पड़ा। ठीक है, सभी। लंबी गर्दन वाले बुजुर्ग ने बार बार सिर हिलाया, उसकी आंखों में चिंता थी। फ्लेमविंग किंग का चेहरा बदल गया। सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड, 3 लूज इमॉर्टल्स के नेतृत्व में। दुश्मन कितना शक्तिशाली था जो उन्हें इतनी सफाई से मिटा दिया और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ा। क्या हुआ? तीसरे भाई, क्या हुआ? अन्य राक्षस राजाओं ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। ज्वाला पंख राजा ने गंभीरता से उत्तर दिया, सच कहूं तो भाइयों, क्यूई साम्राज्य के कुछ लोग अभी भी बचे हुए हैं जो इधर उधर भाग रहे हैं। हालांकि शाही क्यूई कुलों में सबसे शक्तिशाली एक साधारण वांशियांक सिद्ध है। ज्वाला पंख रक्षकों के मेरे एक दस्ते ने उन्हें ढूंढकर उन पर हमला कर दिया, लेकिन वह दस्ता नष्ट हो गया। मुझे यह अजीब लगा, इसलिए मैंने हमला करने के लिए 3 पूरी टुकड़ियां भेजी, लेकिन वे सभी भी मारे गए। उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। 3 पूरी कंपनियां, दाव सैनिक संरचना में सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड। वे एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल को भी मिटाने में सक्षम होंगे। सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड्स को मारना और उनमें से एक को भी बचकर भागना, ये बहुत कठिन है। यह एक असाधारण शत्रु है। राक्षस राजा एक दूसरे की सेनाओं को अच्छी तरह से जानते थे। वे जानते थे कि फ्लेमविंग राजा की सेना कितनी शक्तिशाली थी। हा, इस बात की चिंता क्यों? हम सबका एक जगह इकट्ठा होना बहुत कम होता है। तो फिर चलो हम सब मिलकर देखें कि शाही क्यूई कबीले के बचे हुए लोगों के पास क्या है। गोल्डफर बियर किंग जोर से हंसा। जब हम सब मिल जाएंगे तो सचमुच पूरे स्टार महाद्वीप में हमारे बराबर के लोग कम ही होंगे। तारा महाद्वीप की सर्वोच्च शक्तियों में केवल दिव्य अमर कुलपिता ही शामिल थे। जब 12 ने सेनाएं एकजुट की तो उन्हें दिव्य अमरों से बिल्कुल भी डर नहीं रहा। आओ हम साथ चलें। तीसरे भाई, चलो हम जाकर देखें कि पूर्वी नदियों के 12 राक्षस राजाओं को चुनौती देने का साहस किसने किया है। फ्लेमविंग गार्ड का सफाया करके
उन्होंने तुम्हें कोई सम्मान नहीं दिया। तीसरे भाई, तुम्हें कोई सम्मान नहीं देना हम सभी भाइयों को कोई सम्मान नहीं देने के समान है। चलो साथ मिलकर देखते हैं। फ्लेमिंग किंग तुरंत जोर से हंस पड़ा। हा, ठीक है, यहाँ इतने सारे भाई हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शाही क्यूई वंश की रक्षा कौन कर रहा है। वह व्यक्ति मर जाएगा। चलो समय बर्बाद न करें, हम पहले ही पेट भर खा पी चुके हैं। चलो बाहर जाकर लड़ें। चलो बाहर चलें और लड़ें। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं ने अपने कार्यों में निर्णायक भूमिका निभाई। उन्होंने पूर्व क्यूई साम्राज्य की शाही राजधानी से हजारों राक्षसों को एक विस्मयकारी लहर में तुरंत आगे बढ़ाया। एक पर्वत शिखर की चोटी पर निंग एक चट्टान के पास बैठा था। वह हाथ में शराब की एक बोतल लिए हुए था और बादलों और समुद्र को निहारते हुए आराम से पी रहा था। उसने अभी अभी 6 लाख किलोग्राम तरल तात्विक सार का सेवन किया था, जिससे उसका असली शरीर एक की शोधक के रूप में चरम आदिम स्तर से प्रारंभिक शून्य स्तर तक पहुंच गया था। अब वह अपने अमर श्रेणी के जादुई खजानों पर और भी बेहतर नियंत्रण रख सकेगा। मेरा असली शरीर 1000 बैल तलवार, डार्कनॉर्थ तलवारें और अन्य जादुई खजानों का इस्तेमाल कर सकता है। मेरा प्राइमल ट्विन हेवनरेकर तलवार संरचना का इस्तेमाल करेगा। निंग ने खुद से सिर हिलाया। उसकी शक्ति अब तक के अधिकतम स्तर पर पहुंच चुकी थी। ज्वलंत राजा, मैंने आपके सैकड़ों ज्वलंत रक्षकों को मार डाला। मुझे लगता है कि आप स्वयं मुझे ढूंढने आएंगे, है ना? निंग बेसब्री से इंतजार कर रहा था। चूंकि वह शाही क्यूई वंश की रक्षा कर रहा था, इसलिए फ्लेमिंग किंग जरूर यहाँ खींचा चला आएगा। 10 महापापी, पहले मैं फ्लेमिंग राजा को मारूंगा और फिर एक एक करके बाकियों से निपटूंगा। निंग ने मन ही मन बुदबुदाया। अपनी वर्तमान शक्ति को देखते हुए, जब उसका असली शरीर और उसका प्राइमल ट्विन एक साथ लड़े तो उसके लिए एक राक्षस राजा को मारना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। जब निंग चट्टान के किनारे आराम से बैठकर शराब पी रहा था, अचानक, अरे! निंग ने अचानक दूर तक देखा। एक विशाल बादल उसकी ओर बढ़ रहा था और बादल के ऊपर अनगिनत आकृतियों का एक घना समूह था। वहां कई राक्षस थे और उन अनगिनत राक्षसों के सामने 12 शक्तिशाली आकृतियां थीं जिनकी आभा आकाश में भर गई थी, जिससे निंग का चेहरा बदल गया। 12 निंग का चेहरा सफेद पड़ गया जब उसने विशाल बादल के ऊपर अनगिनत राक्षसों के सामने खड़ी 12 आकृतियों को देखा। इतनी शक्तिशाली आभा, ये निश्चित रूप से कोई साधारण अमर प्राणी नहीं थे। शक्ति की निराकार लहरों ने निंग को भी आश्चर्यचकित कर दिया। इसके अलावा ये 12 आकृतियां अनगिनत राक्षसों के सामने कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी थीं। स्पष्ट रूप से यहाँ पद में कोई अंतर नहीं था। क्या आप पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा हैं? निंग ने जोर से पुकारा। उसकी आवाज गूंज उठी और आकाश में गूंज उठी। छोटे बच्चे, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा स्वामी शाही क्यूई वंश की रक्षा कर रहा है? लंबे, दुबले पतले, काले वस्त्रधारी ज्वाला पंखधारी राजा ने पुकारा। जल्दी करो और अपने स्वामी को बाहर बुलाओ। हम 12 भाई देखना चाहते हैं कि वह कौन है जो मेरे सैकड़ों ज्वाला पंख रक्षकों को एक ही सांस में नष्ट करने की हिम्मत रखता है। निंग ने हार मानकर खुद को कोसा। मैं तो बस एक ही फ्लेमिंग राजा से लड़ना चाहता था। आखिर ये 12 राजा यहाँ क्यों आ गए? पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा अपने अपने अलग अलग इलाकों से आए हैं। आज ये सब यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? पुस्तक 13, अध्याय 23, पाप की विशाल मात्रा। जी निंग और फ्लेमिंग किंग दोनों की आवाजें बहुत तेज थीं। क्या आप पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा हैं? जल्दी करो और अपने मालिक को बाहर बुलाओ। दोनों आवाजें आकाश में गूंजी, जिससे बचे हुए शाही क्यूई कुल के लोग स्तब्ध रह गए। वे जल्दी से अमर संपदा के द्वार की ओर बढ़े। युवराज की रुफेग, द्वितीय राजकुमारी की रुयू, निंग के शिष्य ब्लूक्लिफ शियायू और शाही की सेवक सभी अमर संपदा के द्वार के बाहर की ओर देख रहे थे। उन्होंने निंग को एक चट्टान के किनारे हाथ में लौकी लिए खड़ा देखा। उससे बहुत दूर आकाश में एक बादल के ऊपर अनगिनत राक्षसों का एक विशाल समूह था। क्या वह फ्लेमिंग किंग है? क्यूई रुफेग का चेहरा बदल गया। वह उस आकृति को कभी नहीं भूल पाएगा। वह उसका शाश्वत दुस्वप्न था। लेकिन अभी फ्लेमिंग किंग 12 प्रमुख पात्रों में से एक था। गोल्फर बियर किंग, स्नोफॉक्स किंग, इसमें कोई शक नहीं है। वे पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं की छवियों के समान हैं जिन्हें शाही क्यूई कबीले ने दर्ज किया था। क्यूई रुफेग का चेहरा पीला पड़ गया था। वे सभी 12 आ चुके हैं। वे सब आ गए। सैकड़ों फ्लेमिंग गार्ड मारे गए थे। फिर भी वे सभी 12 क्यों आए? काले वस्त्रधारी राजकुमारी को भी निराशा हुई। हालांकि दोनों के पास ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दावसील थे, लेकिन एक बार उनका इस्तेमाल हो जाने पर वे गायब हो जाते। इसके अलावा इन राक्षस राजाओं की शक्ति के कारण राक्षस राजा भी उनके पीछे तुरंत टेलीपोर्ट हो सकते थे। अगर फ्लेमिंग किंग उनका पीछा करना चाहता तो जरूर कर सकता था। वे इतने लंबे समय तक भागने और बचने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि फ्लेमिंग किंग को उनकी ज्यादा परवाह नहीं थी। खजाने का नक्शा हासिल करने के बाद फ्लेमिंग किंग का पूरा ध्यान खजाने पर था। उसने शाही क्यूई कुल के लोगों से निपटने के लिए अपने कुछ फ्लेमिंग गार्ड्स ही भेजे थे। पूर्वी नदियों के 12 राक्षस राजा। ये शब्द सुनकर ब्लूक्लिफ शियायू का चेहरा भी बदल गया। ये 12 राक्षस राजा हैं। शियायू उन 12 दूर स्थित आकृतियों को घूर रही थी जो अनगिनत राक्षसों को आदेश दे रही थीं। इतनी दूरी पर भी उन 12 से निकलने वाली असीम शक्तिशाली आभा ने उसके हृदय को कंपा दिया। वह चिंतित हो गई। गुरु, मैंने अभी अभी आपको अपना गुरु स्वीकार किया है। मत मरो, मत मरो। अब जब उसने शाही क्यूई वंश से सारे रिश्ते तोड़ लिए थे तो दुनिया में उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं बचा था। निंग उसका स्वामी था और इस तरह वह उसका सबसे करीबी व्यक्ति रह गया था। वह समझ सकती थी कि निंग उसके प्रति दयालु था। मैं नहीं चाहती कि गुरु मरें। मैं नहीं चाहती।
शियाओयू अंदर ही अंदर घबरा रही थी। अगर उसके गुरु मर गए तो वह बिल्कुल अकेली हो जाएगी। क्यूई रुफेंग का चेहरा पीला पड़ गया था। उसने निराशा में सिर हिलाया। ये खत्म हो गया। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने भी सिर हिलाया। सभी 12 राक्षस राजा आ गए हैं। हमारे क्यूई साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली काल में भी वे हमें तुरंत मिटा सकते थे। यह वरिष्ठ डाकनॉर्थ उनका सामना नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा किंवदंतियां थीं। तारा महाद्वीप, बादल महाद्वीप, ज्वाला महाद्वीप आदि में प्रसिद्ध किंवदंतियां। संक्षेप में, क्रिसेंट दुनिया में ये 12 राक्षस राजा बेहद प्रसिद्ध थे। संभवतः केवल दिव्य अमर ही उनसे बचकर भाग पाते जब वे एकजुट होते। इन 12 राक्षस राजाओं की क्षमताओं को देखते हुए भले ही वरिष्ठ डाकनॉर्थ एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का उपयोग करता है, फिर भी वह हमला होने से पहले टेलीपोर्ट करने में सक्षम नहीं होगा। क्यूई रुफेंग ने निराशा से कांपते हुए कहा। दाव सील्स का इस्तेमाल करने में समय लगता था। दिव्य अमर स्तर पर पलक झपकते ही कई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा सकता था। निंग के पीछे शाही क्यूई कबीला भयभीत निराशा की स्थिति में था, जबकि ब्लूक्लिफ शियाओयू उसके बचने के लिए प्रार्थना कर रहा था। निंग वहीं चट्टान पर खड़ा था। उसने जल्दी से सोचा कि इन 12 राक्षस राजाओं से कैसे निपटे और अपनी दिव्य इंद्रियों को एक लहर में फैलाकर उनकी परीक्षा ले। और जैसे ही उसने ऐसा किया, कितने अच्छे लोग हैं। निंग एकदम से चौंक गया। 12 राक्षस राजाओं वाला क्षेत्र असीम रक्तिम प्रकाश से भर गया था। रक्तिम पाप प्रकाश समुद्र की लहरों की तरह उमड़ रहा था और रक्तिम पाप प्रकाश की घुमावदार लहरें गलत मौत मरे भूतों का भ्रम भी पैदा कर रही थीं। रुको, सब ऐसे नहीं हैं। निंग ने ध्यान से देखा। इन 12 राक्षस राजाओं में से 11 सैकड़ों मीटर की रक्तिम पाप प्रकाश से घिरे हुए हैं। लेकिन सुनहरे रोएं वाले भूरे भालू के सिर वाला वह राक्षस राजा असल में सिर्फ थोड़ी सी संक्षारक काली रोशनी से घिरा हुआ है। सचमुच 12 में से सिर्फ एक ही ऐसा था जो पाप के खूनी आवरण से अछूता था। असल में 12 में सबसे प्रसिद्ध गोल्डफर बेयर किंग। इससे निंग बेहद चौंक गया और भी ज्यादा सतर्क हो गया। इस गोल्डफर बेयर किंग के लिए 12 राक्षस राजाओं का एक गठबंधन बनाना और उनमें सबसे शक्तिशाली माना जाना, लेकिन सबसे कम पाप का होना, उससे सावधान रहना जरूरी था। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं, निंग ने जोर से पुकारा, गुरु के आदेशानुसार मैं यहाँ शाही क्यूई वंश की रक्षा कर रहा हूँ। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुरंत पीछे हट जाओ, वरना जब गुरु लौटेंगे तो तुम सब नष्ट हो जाओगे। तुम्हारा स्वामी कौन है? हमें उसका नाम बताओ। फ्लेमविंग राजा दूर से भौंका। उसकी इतनी घमंडी होने की हिम्मत कैसे हुई? इस आदिम ताओवादी का गुरु जरूर कोई शक्तिशाली व्यक्ति होगा। हम सभी भाइयों की उपस्थिति में यदि दिव्य अमर भी आ जाएं तो हमें भय नहीं लगेगा। राक्षस राजा चुपचाप एक दूसरे को मानसिक संदेश भेज रहे थे। यह अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे थे कि निंग का स्वामी कौन है। उन्होंने निंग पर ध्यान नहीं दिया। अपनी शक्ति के बल पर वे स्वाभाविक रूप से बता सकते थे कि निंग केवल आदिम ताओवादी स्तर का है, एक साधारण आदिम ताओवादी। हालांकि उन्होंने अपनी दिव्य इंद्रियों से देखा कि उसकी आत्मा काफी शक्तिशाली है, फिर भी वह केवल एक आदिम ताओवादी ही था। जैसा कि उन्होंने देखा, ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे एक आदिम ताओवादी सैकड़ों फ्लेमविंग गार्डों को मार सके और एक भी बच न सके। भाइयों, अभी किनारे से देखो, फ्लेमविंग राजा ने कहा। चिंता मत करो तीसरे भाई, अगर कोई दिव्य अमर कुलपिता आएगा तो हम हस्तक्षेप करेंगे। तीसरे भाई, जाओ और उन शाही क्यूई वंश के लोगों को पकड़ लो। बाकी सभी राक्षस राजाओं ने समर्थन में आवाज उठाई। शाही क्यूई वंश पर कब्जा करने जैसा छोटा सा मामला ऐसा नहीं था जिसके लिए सभी 12 राक्षस राजाओं को एकजुट होने की जरूरत थी। छोटे बच्चे, जल्दी करो और इसे मार डालो, ज्वाला राजा ने कर्कश स्वर में कहा। उसी समय उसने अपना हाथ हिलाया और एक फुसफुसाहट के साथ एक विशाल अग्निमय ताड़ अचानक पर्वत शिखर के ऊपर प्रकट हुआ। यह विशाल अग्निमय ताड़ अपने नीचे अमर संपदा की ओर बढ़ा, जिससे शाही क्यूई कुल के लोग और शियाओयू भयभीत होकर संपदा में भाग गए। अंदर आओ, निंग ने इच्छा व्यक्त की और अमर संपदा तुरंत उसके पास लौट आए। तुम मेरे मामलों में दखलंदाजी करने की हिम्मत कैसे करोगे? फ्लेमविंग किंग तुरंत क्रोधित हो गया और आकाश में विशाल अग्निमय ताड़ का पेड़ निंग की ओर झपटा। चूंकि तुम्हारा स्वामी अभी तक नहीं आया है, इसलिए मैं पहले तुम्हारी जान ले लूंगा और खुद को थोड़ा शांत करूंगा। राक्षस, निंग ने क्रोधित होने का नाटक किया। उसका शरीर तुरंत बदल गया और 300 मीटर बड़ा हो गया और उसने 3 सिर 6 भुजाएं भी कर दी। उसकी भुजाओं में 3 डाकनॉर्थ तलवारें और 3 स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें थीं। मैं तुम्हें काट डालूंगा। निंग की तलवारें रेशमी रोशनी की तरह चमक रही थीं और वे विशाल अग्निमय हथेली की ओर बेतहाशा वार कर रही थीं। निंग इस समय जिस स्तर की तलवारबाजी दिखा रहा था वह कॉन्क्लेव के दौरान दिखाए गए उसके स्तर के बिल्कुल बराबर थी, किसी परम अमर के समान। धमाका धमाका धमाका, कई जबरदस्त धमाकों की आवाजों के साथ विशाल अग्निमय ताड़ का पेड़ पूरी तरह से नष्ट हो गया, लेकिन पर्वत शिखर का एक हिस्सा भी टूट गया। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला निंग काफी गुस्से में लग रहा था और उसने कहा, अरे राक्षस, तूने मुझ पर, अपने दादा पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? अगर गुरु यहाँ होते तो तू अब तक मर चुका होता। आहा, ये मानव आदिम दाववादी मृत्यु के सामने बहुत अहंकारी है। यह इंसान बहुत शक्तिशाली है। वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है और स्वर्गीय परिवर्तन और 3 सिर 6 भुजाएं का उपयोग करने में सक्षम था। वह वास्तव में लूज इमॉर्टल्स को टक्कर देने में सक्षम है। उसकी तलवारबाजी भी एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल के स्तर की है। उसमें वास्तव में एक सर्वोच्च लूज इमॉर्टल की युद्ध क्षमता है। ठीक है, हालांकि वह एक आदिम दाववादी है,
फिर भी उसके पास वास्तव में एक सर्वोच्च अमर की शक्ति है। तीसरे भाई, यदि आप दुनिया की प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा को नियंत्रित करके इतनी बड़ी दूरी पर एक सर्वोच्च लूज इमोर्टल का सफाया करना चाहते हैं तो आपको पहले कुछ और प्रशिक्षण करने की आवश्यकता होगी, एक अन्य राक्षस राजा ने चिढ़ाते हुए कहा। सचमुच, अगर फ्लेमिंग किंग जादुई खजानों का इस्तेमाल करता तो उसके लिए एक सर्वोच्च लूज इमोर्टल को मारना स्वाभाविक रूप से बहुत आसान होता, लेकिन दुनिया की प्राकृतिक तात्विक ऊर्जा से बनी एक अग्निमय हथेली का इस्तेमाल करके एक सर्वोच्च लूज इमोर्टल का विनाश करना, वह वास्तव में अभी उस स्तर के आसपास भी नहीं था। फ्लेमिंग किंग का चेहरा उतर गया और वह आगे की ओर उड़ गया। 6 लाल लाल तलवारें अचानक उसके सामने प्रकट हुईं, जिनमें से प्रत्येक में एक शक्तिशाली उपस्थिति थी। स्पष्ट रूप से वे सभी अमर श्रेणी के जादुई खजाने थे। मर जा, बच्चे। फ्लेमिंग किंग अब अपनी असली शक्ति का उपयोग कर रहा था। तुम राक्षस हो, निंग ने दहाड़ लगाई, फिर एक विशालकाय रॉक की तरह आगे बढ़ा, तेज गति से फ्लेमिंग किंग की ओर उड़ता हुआ और उससे करीबी मुकाबला करने की कोशिश करता हुआ। यह इंसान बहुत शक्तिशाली है। इसकी चपलता की तकनीक भीले अमर राक्षसों के बीच भी असाधारण होगी। स्काईसोअर राजा ने मूल्यांकन किया, उसमें वाकई कुछ क्षमता है। जब वह लेट वर्ल्ड लेवल पर पहुंचेगा तो शायद वह हमारे बराबर होगा। दुर्भाग्यवश अब वह मरने वाला है, फिर भी हमें सावधान रहना होगा। उसका मालिक अचानक प्रकट हो सकता है। राक्षस राजा आपस में आलसी भाव से युद्ध देख रहे थे। फ्लेमिंग किंग की 6 तलवारें हवा में एक विशाल अग्नि सर्प का रूप ले गईं। अग्नि लाल सर्प अलौकिक क्रूरता से भरा हुआ था और 3 सिर वाले 6 भुजाओं वाले निंग की ओर झपटा, जो भी उससे मिलने के लिए आगे बढ़ा। स्विश स्विश स्विश, निंग के हाथों में तलवारें अचानक बदल गईं। पहले उसके पास 3 डार्कनॉर्थ तलवारें और 3 स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें थीं, लेकिन अचानक उसने अपनी 3 स्वर्ग श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें रख दी और 1000 बैल तलवार और 2 अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें निकाल लीं। आग का विशालकाय सर्प बिजली की तरह चमकता हुआ निंग की ओर झपटा, लेकिन उसका स्वागत तलवार के एक भयानक प्रहार ने किया। निंग की तलवार की रोशनी एक दिव्य काले अजगर में बदल गई थी। उस भयानक दिव्य काले अजगर की तलवार की रोशनी ने उसे सड़ती हुई लकड़ी की तरह चीर डाला, उसे तुरंत टुकड़े टुकड़े कर दिया और 6 कटारें गिरा दी। क्या? फ्लेमिंग राजा तुरंत चौंक गया। मर जाओ। निंग, जो पहले क्रोधित दिखाई दे रहा था, अब उसकी आंखों में हत्या के इरादे की झलक दिखाई दी। एक झटके के साथ वह फ्लेमिंग किंग के शरीर तक पहुंच गया। तलवार की रोशनी की 6 धारियां एक साथ 6 दिव्य काले ड्रैगन में परिवर्तित हो गईं, जिन्होंने दुनिया को अपनी शक्ति से भर दिया। जल्दी जाओ, तीसरे भाई को बचाओ। गोल्डफर बियरकीप का चेहरा तुरंत बदल गया। अच्छा नहीं, स्काईसोअर राजा का चेहरा भी बदल गया। ये कैसे हो सकता है? उसकी शक्ति। ये मानव राक्षस राजा दूर से देख रहे थे, एक दिव्य अमर को रोकने के लिए तैयार। उनमें से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह बेहद छोटा सा आदिम ताओवादी अचानक इतनी शक्ति के साथ प्रकट होगा। निंग का आभामंडल विस्फोटक रूप से बढ़ गया और उसकी तलवारबाजी की शक्ति भी अत्यंत गहन स्तर पर पहुंच गई। स्विश स्विश स्विश, काले ड्रैगन तलवार की रोशनी अदम्य शक्ति के साथ आगे बढ़ी। नहीं, बेहद नजदीकी लड़ाई में फ्लेमिंग किंग के पास भागने का कोई मौका नहीं था। बस एक पल में निंग की तलवार की 6 धारियों ने फ्लेमिंग किंग को पूरी तरह से घेर लिया और उसे मार डाला। आसपास का इलाका खामोश हो गया। पूरी दुनिया मानो ठहर सी गई हो। दूर से देख रहे कई राक्षस अभी भी अचंभित थे, लेकिन राक्षस राजाओं के चेहरों पर गंभीरता के भाव उभर आए। निंग वहीं हवा में खड़ा था, हाथ हिलाते हुए उसने फ्लेमिंग किंग के जादुई खजाने बटोरे। उसके चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि मैंने अभी अभी तुम्हारे साथ एक छोटी सी चाल चली। मैं कुछ नहीं कर सकता था। तुम 12 की प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है और चूंकि तुमने इतने सालों तक स्टार महाद्वीप पर राज किया है, मुझे लगता है कि तुम्हारे पास जरूर एक ऐसी संरचना होगी जो तुम 12 के लिए बेहद उपयुक्त होगी। इसलिए मुझे पहले तुममें से किसी एक को मारना पड़ा। पुस्तक 13, अध्याय 24। तलवार रेत के समान, आकाश मैदान के समान। बचे हुए 11 राक्षस राजा इतने क्रोधित थे कि उनके दांत पीसने से दुखने लगे। उनके इतने प्रसिद्ध होने का एक कारण स्वाभाविक रूप से आंशिक रूप से ये था कि उन्होंने एक भव्य उड़ता भालू दल विकसित किया था जो उन 12 के लिए बहुत उपयुक्त था। गोल्डफर भालू दल इस दल का केंद्र था और बाकी 11 राक्षस राजा उसे सहारा देते थे, एक विशाल उड़ने वाले भालू में बदल जाते थे। ये दल आक्रमण और बचाव दोनों के लिए उपयुक्त था और इसके सामने स्वर्गीय अमर कुलपिता भी भागना पसंद करते। एक बार बन जाने पर पूरी ताकत से लड़ने वाले निंग को भी शायद भागने पर मजबूर होना पड़ता। बहरहाल फ्लेमिंग किंग अब मर चुका था। वह इस फॉर्मेशन के मध्य विंग क्षेत्र के लिए जिम्मेदार था। उसके बिना अतुलनीय रूप से जटिल और शक्तिशाली ब्रांड सोआरिंग बियर फॉर्मेशन को उसकी पूरी शक्ति से चलाना स्वाभाविक रूप से असंभव था। उसने हमें धोखा दिया, उसे लानत है। ये छोटा सा मानव बच्चा इतना शक्तिशाली कैसे है? मैंने स्टार, क्लाउड या फ्लेम महाद्वीपों में इसके जैसे किसी व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। राक्षस राजाओं के साथ वास्तव में बहुत ही अनुचित तरीके से छल किया गया था। केवल दिव्य अमर की शक्ति वाला ही ज्वाला पंख वाले राजा को अत्यंत कम समय में मार सकता था। दिव्य अमर की शक्ति वाले सभी लोग आमतौर पर काफी प्रसिद्ध थे। इसके अलावा निंग हाल ही में प्रारंभिक शून्य अवस्था में पहुंचा था। स्वाभाविक रूप से उसकी अंतर्दृष्टि का स्तर उस समय की तुलना में बहुत अधिक नहीं था जब वह एक आदिम ताओवादी था, और उसकी तात्विक शक्ति 12 राक्षस राजाओं की तुलना में 3 स्तर कम थी, जो सभी शून्य अवस्था के शिखर के बराबर थे।
सभी राक्षसों के पास अमर श्रेणी के जादुई खजाने भी थे। इन सभी कारकों के संयोजन से ही निंग ने अपने सफल गुप्त हमले से उन्हें चौंका दिया। हा, फ्लेमविंड किंग के बिना मुझे लगता है अब तुम अपनी सेना बनाने में असमर्थ हो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मुझे डर है कि तुम्हें इतनी ताकत नहीं होगी। निंग हवा में खड़ा होकर इत्मीनान से बोला, मैं तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम तुरंत चले जाओ। भविष्य में तुम कम से कम खुद को पूर्वी प्रवाह के 11 राक्षस राजा तो कह ही सकते हो। हालांकि अगर हम सचमुच आपस में लड़े तलवारों और कृपाणों के बेरहम प्रहारों में, तो तुम पूर्वी प्रवाह के 9 राक्षस राजा या 8 राक्षस राजा बन सकते हो। धत तेरी की, मानव अपना नाम बताओ, तुम दुनिया में कौन हो? राक्षस राजा बेहद क्रोधित हो गए। हालांकि अब वे निंग के प्रति पूरी तरह सतर्क थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी वहां से जाने का फैसला नहीं किया। आखिरकार उसने अभी अभी उनके एक भाई को मार डाला था। अगर बाकी 11 बिना लड़े ही भाग गए तो इससे उनकी प्रतिष्ठा पर बहुत बट्टा लग जाएगा। उनके जैसे अमर राक्षसों के लिए ये देखते हुए कि 3 विपत्तियां और 9 विपत्तियां लगातार शक्तिशाली होती जा रही थीं और अंततः उनकी मृत्यु हो जाएगी, उनकी प्रतिष्ठा बेहद महत्वपूर्ण थी। निंग भी मन ही मन उनके रुकने के फैसले से निराश हो गया। अगर राक्षस राजा जाने का फैसला करते तो वह चुपके से उनके मुख्यालय में जाकर एक एक करके उन सबको मार डालता। सुनो, निंग ने हंसते हुए कहा, मैं अमर डार्कनॉर्थ हूँ, जी निंग। अमर डार्कनॉर्थ, जी निंग। 11 राक्षस राजाओं ने चुपचाप ये नाम याद कर लिया। ऐसा करते हुए वे लगातार इस पर विचार करते रहे, लेकिन चाहे जो भी हो, उन्हें याद नहीं आ रहा था कि क्या उन्होंने तारा, बादल या ज्वाला महाद्वीपों पर किसी ऐसे राक्षसी शक्तिशाली प्रतिभाशाली व्यक्ति के बारे में सुना है जिसे अमर डार्कनॉर्थ या जीनिंग के नाम से जाना जाता हो। मैंने शाही क्यूई वंश के बचे हुए लोगों से एक वादा किया था, मैं उस पर कायम रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा, निंग ने हंसते हुए कहा। मैं आप सभी से यहाँ से चले जाने का आग्रह करता हूँ। 11 राक्षस राजाओं ने चुपके से एक दूसरे को संदेश भेजे, लेकिन उनका फैसला बहुत पहले हो चुका था। चले जाओ, क्या मजाक है? अगर यह कोई दिव्य अमर कुलपिता भी होता तो भी वे हमला करते। उनका एक भाई अभी अभी मरा था, वे बिना लड़े कैसे भाग सकते थे? संरचना को इकट्ठा करो, गोल्फर बियरकीग ने मन ही मन आदेश दिया। गड़गड़ाहट। 11 राक्षस राजाओं के शरीरों के चारों ओर चमकती हुई तात्विक की निराकार लड़ियां उभर आईं। उन्होंने एक बहुत ही प्रारंभिक संयोजन तकनीक का इस्तेमाल किया, एक ऐसी तकनीक जो नेदरविम हेवनलॉक फॉर्मेशन से मिलती जुलती थी, जिससे उन्हें अपनी तात्विक की को इकट्ठा करके साझा करने की अनुमति मिली। 11 राक्षस राजाओं की तात्विक की एक साथ विलीन हो गई। इससे उनके हमलों की शक्ति एक नए स्तर पर पहुंच गई। उसे मारने के लिए अपनी सभी क्षमताओं का उपयोग करो, गोल्फर बियरकीग ने मन ही मन कहा। वाह! तुरंत ही 11 राक्षस राजाओं के सामने एक के बाद एक अमर श्रेणी के जादुई खजाने प्रकट हुए। गोल्फर बियरकीग के लिए उसके चारों ओर कुल 99 मोती प्रकार के जादुई खजाने प्रकट हुए, जिनमें से प्रत्येक में एक अमर श्रेणी की जादुई वस्तु की आभा थी। स्पष्ट रूप से यह वस्तुओं का एक समूह था। 12 राक्षस राजाओं के नेता और दिव्य अमर के बराबर एकमात्र व्यक्ति होने के नाते जो दिव्य अमरों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर सकता था। गोल्फर बियरकीग के पास स्वाभाविक रूप से कुछ असाधारण अमर श्रेणी के जादुई खजाने थे। धमाका। जैसे ही वे अपनी टीम में शामिल हुए, निंग भी आगे बढ़ गया। मारना, उसे मार डालो, उसे लानत है। 11 राक्षस राजाओं ने अपनी सभी विशिष्ट तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी मौलिक की को आपस में बांटा। आखिरकार अगर उनके पास ग्रैंड सोआरिंग बेयर फॉर्मेशन जैसा कोई सर्वोच्च गठन नहीं था, तो बेहतर यही था कि वे अपनी मौलिक की को बांटें और इकट्ठा करें, क्योंकि वे अपनी सर्वश्रेष्ठ तकनीकों का इस्तेमाल करते थे। आसमान में रोशनी की धारियां दिखाई दी। विशाल ज्वलंत फीनिक्स पंख 30,000 मीटर तक चमक रहे थे। पानी का एक काला सैलाब निंग की ओर उमड़ रहा था। सुनहरी रोशनी की असीम धारा निंग की ओर धारियां बनाती और चुभती हुई। निंग और 11 राक्षस राजाओं को कियानकुन के महान दाव की कुछ हद तक समझ थी। उन सभी ने प्राकृतिक दुनिया की शक्ति को सक्रिय कर दिया, स्थानीय स्थान को जमा दिया ताकि अपने विरोधियों को बांध सकें और उन्हें दूर जाने से रोक सकें। बेशक भागने के लिए अभी भी ग्रेटर टेलीपोर्टेशन डाउ सील का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन ऐसे समय में कौन भागना चाहेगा? राक्षस राजा मर गया। वह मनुष्य वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। राक्षस राजाओं द्वारा यहाँ लाए गए राक्षसों के विशाल समूह में मुख्यतः ज्वाला पंख राजा के दरबार के सबसे प्रतिभाशाली और कुशल राक्षस शामिल थे। उनमें दर्जनों लूज इमॉर्टल्स के साथ साथ कई आदिम निर्दैत्य और वांशियाक निर्दैत्य भी शामिल थे। हालांकि उनके राजा को भी इस मानव युवक ने एक ही मुठभेड़ में मार डाला था। वे आगे बढ़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? और अब बाकी 11 राक्षस राजा मिलकर मानव युवक पर हमला कर रहे थे। इस स्तर की लड़ाई में उनके जैसे चारे की कोई भूमिका नहीं होती। आसपास की जगह को बंद कर दिया गया है। टेलीपोर्ट करने का कोई रास्ता नहीं है। लगता है राक्षस राजा उस इंसान को भागने नहीं देना चाहते। वे उसे मारने पर अड़े हैं। ये देखकर राक्षसों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने देखा कि 11 राक्षस राजा जब एक साथ लड़ेंगे तो निश्चित रूप से उनका पलड़ा भारी रहेगा। वे इस इंसान को मार पाएंगे या नहीं, ये कहना मुश्किल था। 3 सिर और 6 भुजाओं वाला निंग 300 मीटर ऊंचा था और उसकी 6 तलवारें भी अब 300 मीटर लंबी हो गई थीं। अपनी 6 तीखी तलवारें घुमाते हुए उसने तलवारों की रोशनी आकाश में इधर उधर घुमाई और 11 राक्षस राजाओं के हमलों का प्रतिरोध किया। मार डालो। हमलों को रोकते हुए निंग राक्षस राजाओं के और करीब आता गया। हालांकि चूंकि उस पर भारी हमला हो रहा था, वह कितनी तेजी से आगे बढ़ सकता था?
राक्षस राजा आसानी से निंग से दूर जा सकते थे और गोल्डफर भालू राजा के मोती प्रकार के जादुई खजाने विशेष रूप से भयंकर थे। हर एक मोती एक छोटे तारे जैसा था जो एक विशाल पर्वत के भार के साथ उसकी ओर टूटकर गिर रहा था, जिससे निंग को उन्हें रोकते समय बहुत थकान महसूस हो रही थी। एक और राक्षस राजा माउंटबैक राक्षस राजा एक पर्वत प्रकार के जादुई खजाने को नियंत्रित करता था जो मोतियों से भी अधिक शक्ति के साथ टूटकर गिरता था। सौभाग्य से उसके पास केवल एक ही ऐसा खजाना था। तलवार एक फुर्तीला हथियार है। दूसरे हमलों के सामने निंग आसानी से बचाव कर लेता था, लेकिन इन भारी प्रहारों के सामने वह नुकसान में था। हा बड़े भाई, हालांकि इस इंसान में दिव्य अमर की शक्ति है, आपके पास भी दिव्य अमर की शक्ति है। हालांकि हम में से बाकी लोग थोड़े कमजोर हैं, फिर भी जब हम सब मिलकर उसे पूरी तरह से दबा सकते हैं। हालांकि वह एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर है जिसके पास अत्यंत शक्तिशाली स्वास्थ्यवर्धक क्षमताएं हैं, फिर भी इससे वह अपरिहार्य को टाल ही पाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। मेरे भाइयों, सावधान रहो, उसे भागने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील का उपयोग न करने दो। चिंता मत करो बड़े भाई, हम उस पर हमला करने के लिए कई अमर श्रेणी के जादुई खजानों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके पास एक खजाना निकालकर उसे सक्रिय करने का समय कैसे होगा? राक्षस राजा विस्फोटक शक्ति की आभा से भरे हुए थे। निंग पर दर्जनों अमर श्रेणी के जादुई खजानों का हमला हो रहा था और हर एक जादूगर एक विशेषज्ञ था जो कम से कम 5 लाख साल तक जीवित रहने वाले एक ढीले अमर के बराबर था। गोल्डफर बियर किंग एक ऐसे ढीले अमर के बराबर था जो 10 लाख से ज्यादा साल तक जीवित रहा था। उफ! निंग को बार बार एक मोती से चोट लगी जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। जल्दी, वह लगभग खत्म हो गया है, उसे मार डालो। सभी राक्षस राजाओं ने अपने अमर श्रेणी के जादुई खजानों को हमला करने के लिए निर्देशित किया। वे निंग को मारने के इस अवसर का लाभ उठाना चाहते थे, लेकिन ठीक इसी क्षण निंग ने मन ही मन सोचा, यह सही क्षण होना चाहिए। स्विश! निंग से ज्यादा दूर नहीं, अचानक कहीं से एक और आकृति प्रकट हुई। ये काले वस्त्र पहने निंग थे जिनकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, एक अंतिम शून्य अवस्था वाले पृथ्वी अमर की आभा। उनके पीछे एक तलवार की म्यान थी और तलवार की म्यान के भीतर कई अमर तलवारें थीं जो मायावी और क्षणभंगुर हो गई थीं। काले वस्त्र पहने निंग ने अपनी उंगली उठाई और तुरंत स्विश 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 9 प्रतीत होने वाली मायावी काली अमर तलवारें तुरंत बाहर निकल आईं। स्वर्ग रक्षक! काले वस्त्र पहने निंग की आंखों में एक ठंडी चमक चमक उठी। 9 पारदर्शी काली उल्टी तलवारें तुरंत आसमान में वार करने लगीं, जिससे आकाश में बड़े बड़े काले निशान दिखाई देने लगे। इस तकनीक को हेवन रेकर के नाम से क्यों जाना जाता है? इस तकनीक में तलवार को रेत की तरह और आकाश को खेत की तरह इस्तेमाल किया जाता था। मनुष्य रेक और हल का इस्तेमाल खेतों को चीरने के लिए करते थे, जबकि निंग की तलवार की रोशनी रेत की तरह थी जो आकाश को खेत की तरह चीर देती थी। आकाश में 9 विशाल काले निशान तुरंत प्रकट हुए जो राक्षस राजाओं की ओर बढ़ते हुए उनमें से 3 को घेर लेते थे। यह एक प्राइमल ट्विन है। इस मानव बच्चे का वास्तव में एक प्राइमल ट्विन है। अंतिम शून्य अवस्था पर 11 राक्षस राजा सभी स्तब्ध रह गए। जैसे ही निंग का प्राइमल ट्विन प्रकट हुआ, उसने तुरंत हेवन रेकर का प्रयोग किया, जो एक तलवार तकनीक है जिसे महान आकाश के एक दैवीय पिता ने विकसित किया था। इसके अलावा वह इसे 9 उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के साथ प्रयोग कर रहा था, और वे तलवारें जिन्हें विशेष रूप से हेवन रेकर तलवार संरचना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। ये तकनीक निस्संदेह उस समय निंग का सबसे शक्तिशाली आक्रमण था। जब निंग ने स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल किया तो शायद सिर्फ वही हाथ जिसमें 1000 बैल तलवार थी, जो लगभग शुद्ध यान खजानों के बराबर का हथियार था। हेवन रेकर तलवार संरचना की 9 तलवारों में से किसी एक से भी ज्यादा ताकत पैदा कर पाया। 9 तलवारों के संयुक्त हमले की बात करें तो 1000 बैल तलवार भी थोड़ी कमजोर थी। नहीं, इसे रोको, जल्दी करो और इसे ब्लॉक करो। अन्य राक्षस राजा मदद के लिए आगे बढ़े और हेवन रेकर तलवारों से हमला किए गए 3 राक्षस राजा पूरी तरह से तकनीक को रोकने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, लेकिन वे असमर्थ थे। तीनों राक्षस राजाओं की आंखों में घोर निराशा दिखाई दी। धमाका धमाका धमाका! तीनों तुरंत मारे गए। निंग के प्राइमल ट्विन का हेवन रेकर स्वरूप उस समय निंग की सबसे शक्तिशाली तकनीक थी। यह अविश्वसनीय रूप से तेज भी था। हालांकि तीनों राक्षस राजाओं को पता था कि वे इसे रोक नहीं पाएंगे, फिर भी उनके पास भागने के लिए ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील्स का इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी समय नहीं था। धमाका! निंग का असली शरीर आगे बढ़ा और उसके प्राइमल ट्विन ने एक बार फिर हेवन रेकर को दूसरे राक्षस राजाओं की ओर उछाल दिया। बाकी राक्षस राजा तुरंत घबरा गए और उन्मत्त हो गए। निंग उनसे पहले भी लड़ चुका था, इसलिए उन्हें उनकी तकनीकों के बारे में पहले से ही पता था। जैसा कि कहावत है, खुद को जानो और अपने दुश्मन को भी जानो। ऐसा करने पर तुम अपनी सभी लड़ाइयों में विजयी होगे। जब उसके प्राइमल ट्विन ने हेवन रेकर को मार डाला तो उसने 11 में से सबसे कमजोर पर ध्यान केंद्रित किया था। स्वाभाविक रूप से वह पूरी तरह सफल रहा था। धमाका! निंग का असली शरीर भी पूरी ताकत से फट गया। पहले निंग की सभी 6 अमर तलवारें ताकत में बराबर थीं, क्योंकि निंग 1000 बैल तलवार की पूरी ताकत छिपा रहा था। दुश्मनों को लगा कि सभी 6 तलवारें ताकत में एक जैसी हैं, लेकिन अब जब असली हमला शुरू हो गया था तो निंग स्वाभाविक रूप से अब कुछ भी नहीं छिपाएगा। वह पूरी ताकत से फट पड़ा। मारना! 1000 सांडों वाली तलवार 300 मीटर लंबी थी, और जैसे जैसे वह कटती गई, तलवार के ऊपर एक बूढ़े काले सांड का भ्रम धुंधला सा दिखाई दे रहा था। बूढ़ा काला सांड एक बेहद अद्भुत तलवार की ध्वनि निकाल रहा था,
और जैसे ही तलवार ने वार किया वह एक विशाल दिव्य काले अजगर में तब्दील हो गई। एकल लक्ष्य हमलों के मामले में हेवनरेकर तलवारें भी इस प्रहार के आगे कमजोर थीं। जेटटॉड राजा तुरंत बुरी तरह घायल हो गया और निंग की डाकनॉर्थ तलवार के दूसरे प्रहार ने उसे खत्म कर दिया। पीछे हटो, गोल्फर बियरकिंग ने अपने दांत पीस लिए और गुस्से से चिल्लाया, बहुत देर हो चुकी है। निंग ने पहले अपनी शक्ति इसलिए छिपाई थी ताकि अब वह पूरी तरह से फूट पड़े। बिना कुछ छिपाए उसके प्राइमल ट्विन और उसके असली शरीर दोनों ने पूरी ताकत से हमला किया। उसके प्राइमल ट्विन हेवनरेकर की तलवारों के आश्चर्यजनक तेज प्रहारों ने आसमान में दांतेदार घाव कर दिए और 9 आंसू अनंत जंजीरों की तरह थे जो राक्षस राजाओं के प्राणों को खींचने आए थे। पुस्तक 13 अध्याय 25 राक्षस राजा अपनी जान बचाकर भागते हैं। जल्दी भागो, यह मनुष्य इतना शक्तिशाली कैसे है? राक्षस राजा भयभीत और निराशा से ग्रस्त थे। समूह में से केवल उनका स्वामी गोल्फर बियरकिंग ही जी निंग के हमलों का सामना कर पा रहा था। बाकी लोग बस थोड़ा सा समय ही बचा पाए, लेकिन निंग के भयानक हेवनरेकर हमले और क्रूर नजदीकी हमले उनकी जान ले लेते अगर वे जरा सी भी चूक करते। स्वूश, जैसे ही रेडिएट राक्षस तेजी से भागा, आसमान में रोशनी की एक खूनी लकीर चमक उठी। जाने का समय हो गया। एक तूफान उठा, लेकिन आसमान में तलवारों की 6 विकृत धारियां दिखाई दीं, जिन्होंने उस तूफान को घेर लिया और भागने की कगार पर खड़े 3 राक्षस राजाओं का वध कर दिया। वे सचमुच एक ततैया के छत्ते में फंस गए थे। पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं ने कभी सोचा भी नहीं था कि यह अमर डाकनॉर्थ शक्ति के इतने भयानक स्तर तक पहुंच जाएगा। अगर वे पूर्ण परिपूर्ण भव्य उड़ते भालू स्वरूप का उपयोग कर पाते तो वे निश्चित रूप से निंग को दबा सकते थे, लेकिन निंग ने शुरू से ही फ्लेमविंग राजा को मारने की साजिश रची थी, जिससे वे केवल अकेले ही लड़ पाएंगे। निंग की अपनी शक्ति का स्तर बहुत ज्यादा था। निंग का प्राइमल ट्विन शून्य अवस्था के अंतिम चरण में था और उसे डाकनॉर्थ सूत्र में प्रशिक्षित किया गया था, जो कि महान आकाश के एक ताऊपिता द्वारा विकसित की गई की शोधन तकनीक है। तात्विकी के संदर्भ में उसके पास अमर नॉर्थवॉकर के पास पहले जितनी की शक्ति थी उतनी ही थी। तलवार कला के संदर्भ में भी वह तुलनीय था, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि निंग के पास 9 उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों का एक पूरा सेट था, जो हेवनरेकर तलवार तकनीक के लिए बिल्कुल उपयुक्त थी। इस प्रकार निंग के प्राइमल ट्विन की शक्ति अमर नॉर्थवॉकर से भी अधिक स्तर पर थी। निंग का असली शरीर थोड़ा कमजोर था, लेकिन 1000 बैलों वाली तलवार असाधारण रूप से क्रूर थी। इसके अलावा उसके फेंट गॉड शरीर के लिए जख्म कोई समस्या नहीं थे और वार और छुरा मामूली थे। इस वजह से लूज इमोर्टल राक्षस राजा निंग से नजदीकी लड़ाई में डरने लगे। 2 निंग, एक के पास अतुलनीय रूप से शक्तिशाली लंबी दूरी के हमले थे जो हर राक्षस राजा को मात देते थे। दूसरे के पास एक फेंट गॉड जैसा शरीर था जो नजदीकी मुकाबले में उत्कृष्ट था। संयुक्त रूप से दोनों ने इन 11 राक्षस राजाओं पर पूरी तरह से प्रभुत्व स्थापित कर लिया, जो अपनी उत्कृष्ट संरचना में एकत्रित होने में असमर्थ थे, जिसके कारण एक के बाद एक भागने की कोशिश करते हुए नष्ट हो गए। अमर डाकनॉर्थ गोल्फर बियरकिंग वहीं हवा में खड़ा था। उसकी आवाज गूंज रही थी, तुम्हें हम 12 से ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तुम बार बार हमारे खिलाफ ऐसी साजिश रच रहे हो? अब तक गोल्फर बियरकिंग समझ गया था कि निंग इस पूरे समय उनके खिलाफ साजिश रच रहा था। निंग ने पहले कमजोरी का नाटक किया था और 1000 बैल तलवार की शक्ति भी कम कर दी थी, फिर अचानक उसे इस्तेमाल करके 3 राक्षस राजाओं को मार डाला। राक्षस राजा तुरंत ही घोर अराजकता की स्थिति में पहुंच गए थे। इस अमर डाकनॉर्थ की हर हरकत का साफ मतलब था कि उन 12 की मौत हो जाए। स्वूश स्वूश स्वूश, 3 आकृतियां क्षितिज में गायब हो गईं। निंग ने सिर हिलाया और धीरे से आह भरी। मैं बहुत सावधान था, फिर भी मैंने उनमें से केवल 8 को ही मारा। उसके पास केवल एक ही मुख्य शरीर और उसका प्राइमल ट्विन था, जबकि उसके विरोधी कहीं ज्यादा संख्या में थे। जब वे सभी भागने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने जबरदस्त चपलता तकनीक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। स्वाभाविक रूप से निंग उन सभी को मारने में असमर्थ था। गोल्फर बियरकिंग इतना गुस्से में था कि उसे खून की उल्टी होने लगी। सिर्फ 8 को मार डाला, चौप। निंग की नजर दूर गोल्फर बियरकिंग की ओर मुड़ गई। वाह! तलवार के विकृत आंसुओं की 9 धारियां आसमान में फैल गईं और विशालकाय गोल्फर बियरकिंग के शरीर को लपेट लिया। हालांकि गोल्फर बियरकिंग के चारों ओर 99 मोती जैसे जादुई खजाने 3 सुरक्षा परतों में एक साथ जुड़कर बेहद गहरे तरीके से घूम रहे थे। ये सुरक्षा बेहद मजबूत थी और निंग के तलवार जैसे हल्के हमले को रोक रही थी। अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो। मैंने 10 से ज्यादा दिव्य अमरों से लड़ाई लड़ी है और उनमें से कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। गोल्फर बियरकिंग की आवाज जोर से गर्जना करते हुए निकली। बताओ, तुमने मेरे भाइयों को क्यों मारा? भाइयों? निंग ने सिर हिलाया। गोल्फर बियरकिंग, बाकी सभी राक्षस राजा भारी मात्रा में पाप से घिरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक 300 मीटर से भी ज्यादा की रक्तिम पाप प्रकाश से ढका हुआ था। हालांकि आपके पास पाप की मात्रा बहुत कम है, बस आपके चारों ओर एक जहरीली काली आभा है। आप उनसे बिल्कुल अलग हैं। गोल्फर बियरकिंग ने धीरे से सिर हिलाया। सच, तुम सच कह रहे हो। वे बहुत अंधे हैं, बहुत मूर्ख हैं, बहुत पागल हैं। मैं उनसे ज्यादा स्पष्टवादी हूँ। 3 विपत्तियों और 9 क्लेशों के सामने वे सभी निराशा से ग्रस्त थे और इसलिए अब पाप करने की जरा भी परवाह नहीं करते थे। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई जितना ज्यादा पाप करता है, 3 विपत्तियां और 9 क्लेश उतने ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। मैं लंबा जीना चाहता हूँ। स्वाभाविक रूप से मैं अपने ऊपर पाप का ज्यादा बोझ नहीं आने दूंगा।
लेकिन वे मेरे अधीनस्थ थे, वे अधीनस्थ जिन्हें मैंने पूर्वी प्रवाह क्षेत्र को एकीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया था। तुमने सब कुछ नष्ट कर दिया है। गोल्फ बियर किंग गुर्राया, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बनना चाहता, लेकिन मैं चीजों को स्पष्ट रूप से समझना चाहता हूँ। तुम्हें उन्हें क्यों मारना पड़ा? क्योंकि, निंग ने हंसते हुए कहा, पाप। गोल्फ बियर किंग को अचानक समझ आ गया। मैं समझ गया। तुम बड़े पापियों को मारकर और ज्यादा कर्म पुण्य जमा करना चाहते हो। जितना ज्यादा कर्म पुण्य जमा करोगे उतना ही आसान होगा और तुम्हारे कष्टों के दौरान उतनी ही ज्यादा मदद मिलेगी। नहीं, निंग हंसा, यह मेरे गुरु द्वारा दी गई एक परीक्षा की वजह से है। ओह, गोल्फ बियर किंग हैरान था। निंग ने कहा, मुझे 10 महापापियों को मारना होगा। यही मेरी परीक्षा है। गोल्फ बियर किंग अवाक रह गया। क्या, तुम किस स्कूल से हो? तुम्हें इस तरह की परीक्षा क्यों दी जा रही है? और तुम तो पहले से ही इतने शक्तिशाली हो, तुम्हें परीक्षा देने की हिम्मत कौन करेगा? क्या हो सकता है कि तुम्हारा गुरु कोई सच्चा अमर या कोई दिव्य देवता हो? तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, दिव्य अमरों की तुलना में मैं कितना शक्तिशाली हूँ? निंग ने पूछा। चूंकि यह गोल्फ बियर किंग 10 से ज्यादा दिव्य अमरों से लड़ चुका था, इसलिए वह सटीक आकलन दे पाएगा। गोल्फ बियर किंग ने सिर हिलाया। तुम एक तलवार अमर हो। तुम्हारे हमले बेहद शक्तिशाली हैं, खासकर तुम्हारे प्राइमल ट्विन के, जो एक औसत दिव्य अमर के स्तर तक पहुंच गया है। जहां तक आपके असली शरीर की बात है, वह थोड़ा कमजोर है। इसे एक कमजोर दिव्य अमर के स्तर का होना चाहिए। फिर भी आपके असली शरीर में एक अत्यंत शक्तिशाली अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार होनी चाहिए जो स्पष्ट रूप से अन्य पांचों से अधिक दुर्जेय हो। हालांकि आप केवल एक कमजोर दिव्य अमर के स्तर के हैं, फिर भी आपको एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होने का फायदा है। अगर हम 12 लोग ग्रैंड सोआरिंग बियर फॉर्मेशन बनाने में कामयाब हो जाते तो हम तुम्हें दबा सकते थे, लेकिन इसके बिना तुम हमें एक एक करके तोड़कर हरा सकते थे। बाकी 11 तुलनात्मक रूप से कमजोर थे और अभी तक सेलेस्टियल इमॉर्टल्स के बराबर नहीं थे। गोल्फ बियर किंग ने मूल्यांकन किया। लूज इमॉर्टल्स 1 लाख साल, 3 लाख साल, 5 लाख साल, 7 लाख साल, 9 लाख साल, 10 लाख साल तक जीने में सक्षम थे। वे जितने अधिक समय तक जीवित रहे, उनकी शक्ति उतनी ही अधिक होती गई। ग्रैंड जिया की दुनिया में अमर फ्लोटिक्लाउड 1 लाख साल के स्तर पर बस एक ढीला अमर था। हालांकि ये सभी राक्षस राजा कम से कम 5 लाख साल के स्तर पर थे। गोल्फ बियर किंग ने लाखों साल के स्तर को पार कर लिया था, जो कि अमर नॉर्थवॉकर का स्तर था। जहां तक अमर जुहुआ का सवाल है, वह लाखों साल तक जीवित रहा था। ओह, निंग ने सिर हिलाया। अब उसे अपनी शक्ति के स्तर का मोटा अनुमान हो गया था। अमर डार्कनॉर्थ, अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो तुम गोल्डटॉप माउंटेन पर मुझसे मिलने आ सकते हो। ये कहने के बाद गोल्फ बियर किंग सुनहरी रोशनी की एक लकीर में बदल गया और गायब हो गया। निंग ने गोल्फ बियर किंग को जाते हुए देखा। उसने धीरे से मन ही मन सोचा, उस गोल्फ बियर किंग की रक्षा बहुत मजबूत थी। वो 99 मोती जैसे खजाने, उस पूरे सेट की कीमत वाकई अथाह है। बदकिस्मती से मैं उसे हासिल नहीं कर पाया। अरे, अचानक कुछ सोचकर निंग एक कदम पीछे हटी और चट्टान पर लौट आए। पहाड़ अब पहले से एक पूरी मंजिल छोटा हो गया था। निंग ने हाथ हिलाया और एक अमर संपदा प्रकट हुई। ब्लूक्लिफ शियाओयू और शाही क्यूई वंश के लोग अमर संपदा से बाहर निकले। क्या हो रहा है? शाही क्यूई कबीले के लोग डर से इधर उधर देखने लगे। क्या वह अमर डार्कनॉर्थ मर गया, जिसके परिणामस्वरूप पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं ने उसकी अमर संपत्ति पर कब्जा कर लिया? क्या अब हम राक्षसों के हाथों में हैं? काले वस्त्रधारी राजकुमारी भी भयभीत थी। जियाओयू भी चिंता से इधर उधर देख रही थी, अपने स्वामी की आकृति ढूंढ रही थी। अचानक उन्होंने जो देखा उससे वे सभी दंग रह गए। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने निंग को चट्टान के पास बैठे देखा था। उसके हाथ में शराब की एक बोतल थी। वह उसे घूंट घूंट कर पी रहा था और आकाश में बादलों के अंतहीन सागर को घूर रहा था। राक्षस कहाँ हैं? क्यूई रुफेग आश्चर्यचकित था। लेकिन काले वस्त्रधारी राजकुमारी भी दंग रह गई। गुरु शियाओयू दौड़कर निंग के पास गया। अमर साधकों के बीच, गुरुओं और शिष्यों के बीच अत्यंत घनिष्ठ संबंध होते थे। जैसा कि कहावत है, जो एक दिन के लिए आपका गुरु होता है उसे जीवन भर माता पिता के रूप में पूजनीय होना चाहिए। ये कहावत कोई मजाक नहीं थी। आखिरकार ताओ संचारण में एक गुरु द्वारा दिखाई गई उदारता अत्यंत महान होती है। शियाओयू ये देखकर बहुत उत्साहित हुआ कि वह युवा दिखने वाला युवक अभी भी जीवित और बिल्कुल स्वस्थ था। वरिष्ठ डार्कनॉर्थ, पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजा कहाँ हैं? क्यूई रुफेग को यह विश्वास करने की हिम्मत नहीं हुई कि निंग में उन 12 को हराने की शक्ति थी, और वह ये सवाल पूछे बिना नहीं रह सका। दुर्भाग्यवश मैंने उनमें से केवल 8 को ही मारा। निंग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। क्या? क्यूई रुफेग की आंखें बाहर निकल आईं। निंग ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह शराब पीता रहा और नजारे को देखता रहा। हालांकि उसका मूड अच्छा था, फिर भी उसे थोड़ा पछतावा हो रहा था। 8-9 रहस्यमय कला हासिल करने के लिए उसकी कोशिश 10 महापापियों को मारना थी, लेकिन उसने सिर्फ 8 को ही मारा था। अभी भी 2 की कमी थी। अगर उसने उनमें से 2 और मार दिए होते तो वह माउंट इनहॉट वापस जाकर तुरंत 8-9 रहस्यमय कला सीख सकता था। हालांकि अब उसे कम से कम कुछ और समय यहाँ रुकना होगा और 2 और महापापियों को मारना होगा। सीनियर डार्कनॉर्थ, सीनियर डार्क। क्यूई रुफेग बार बार पुकारने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, शियाओयू ने भी धीरे से पुकारा। साथ ही वह अपने नन्हे से हाथ से निंग को धीरे से छूने से खुद को रोक नहीं पाए। निंग ने उसकी ओर देखा।
शियाओयू का चेहरा सवालों से भरा था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, गुरु, आपने कहा था कि आपने उनमें से 8 को मार डाला। लेकिन वह तो बस एक जिफू शिष्या थी। 12 राक्षस राजा उसकी नज़र में अतुलनीय रूप से उच्च पदस्थ थे। पूर्वी प्रवाह का पूरा क्षेत्र उन्हीं के अधीन था। उसके गुरु ने उनमें से 8 को मारने का दावा किया था। उन्होंने असल में 8 साधारण अमर राक्षसों को ही मारा होगा, है ना? देखो, निंग ने तिरस्कार पूर्वक अपना हाथ हिलाया और एक के बाद एक अमर श्रेणी के जादुई खजाने हवा में प्रकट हुए। ये वस्तुएं 8 मारे गए राक्षस राजाओं द्वारा छोड़ी गई थीं और उनमें से प्रत्येक से शक्तिशाली तरंगें निकल रही थीं। सबसे ज्यादा अनुभवी युवराज की रुफेक की आंखें तुरंत बाहर निकल आईं। उन्होंने शाही महल में अमर श्रेणी के जादुई खजाने देखे थे, इसीलिए उनकी आंखें इस समय बाहर निकल आईं। ये सब अमर श्रेणी के जादुई खजाने हैं? इतने सारे कैसे? क्या अमर श्रेणी के खजानों का ये समूह? क्यूई रुफेक की नजर अचानक आसमान में लटकी 6 कटारियों पर पड़ी। ये 6 कटारे वही अमर श्रेणी के जादुई खजाने थे जिनका इस्तेमाल फ्लेमविंग किंग ने बहुत पहले क्यूई साम्राज्य में एक रास्ता बनाने के लिए किया था। क्यूई रुफेक उस दृश्य को कभी नहीं भूल पाएगा कि कैसे एक के बाद एक भीले अमर उन कटारियों के बेरहम वध के आगे ढेर हो गए। ये सेट फ्लेमविंग किंग का था। अब वह मर चुका है, निंग ने शांति से कहा। वह उन 8 में से एक था जिन्हें मैंने मारा था। मैंने 1 साल तक, यानी फ्लेमविंग किंग को मारने तक, तुम्हारी रक्षा करने का वादा किया था। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है और अब बहुत हो गया। अब तुम जा सकते हो। निंग ने अपनी अमर संपत्ति की ओर चलना शुरू किया, फिर जियाओयू को निर्देश दिया, जियाओयू, मेरे साथ आओ। हाँ मालिक। ब्लूक्लिफ जियाओयू तुरंत आज्ञाकारी ढंग से निंग के पीछे एस्टेट में चला गया। जैसे ही दोनों अमर संपदा में दाखिल हुए, युवराज और राजकुमारी वहीं खड़े रहे और काफी देर तक संपदा को देखते रहे। पुस्तक 13, अध्याय 26, सफलता। युवराज और राजकुमारी सचमुच स्तब्ध थे। वे साफ देख सकते थे कि उनके सामने खड़ा व्यक्ति महज एक आदिम ताओवादी था। उसके लिए सैकड़ों ज्वाला पंख रक्षकों को मारना एक बात थी, लेकिन उसने पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं में से 8 को कैसे मार डाला? हालांकि उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा था, लेकिन उनके सामने रखे अमर श्रेणी के जादुई खजाने असली थे। उन्हें विश्वास नहीं था कि फ्लेमविंग किंग और दूसरे राक्षस राजा, जिन्होंने इस क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाने के लिए इन अमर श्रेणी के जादुई खजानों का इस्तेमाल किया था, उन्हें स्वेच्छा से सीनियर डार्कनॉर्थ को दे देंगे। बड़े भाई, हमें इस वरिष्ठ डार्कनॉर्थ को अपना स्वामी बनाना होगा। अगर हम इस अवसर को चूक गए तो शायद हमें जीवन भर उसके जैसा कोई न मिले। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने अचानक कहा। ठीक है। युवराज की आंखें चमक उठीं और उसने बार बार सिर हिलाया। वरिष्ठ डार्कनॉर्थ 12 राक्षस राजाओं से भी ज्यादा दुर्जेय है। वह हमारे क्यूई साम्राज्य से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने गंभीरता से कहा। ज्वालामुखी राजा अब मर चुका है। उसके अधीन ज्वालामुखी रक्षक घबराकर भाग गए हैं। वे जानते हैं कि हम वरिष्ठ डार्कनॉर्थ के संरक्षण में हैं, इसलिए बचे हुए लोग अब हमारा पीछा नहीं करेंगे। भविष्य में हमें भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। युवराज एक पल के लिए चौंका, लेकिन फिर उत्साह से बार बार सिर हिलाया। उसने स्थिति को अपनी छोटी बहन जितनी साफ साफ नहीं देखा था। लेकिन शाही क्यूई वंश के केवल हम दोनों ही बचे हैं। हम कैसे और मजबूत हो सकते हैं? काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने धीमी आवाज में कहा। हम दोनों अपने अपने प्रयासों पर भरोसा करते हुए शायद अपने जीवन काल में क्यूई साम्राज्य को उसके पूर्व गौरव पर वापस लौटते हुए कभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन सीनियर डार्कनॉर्थ की ताकत उधार लेकर हम अभी भी उम्मीद बनाए रख सकते हैं। ठीक है। क्यूई रुफेग ने गंभीरता से सिर हिलाया। चलो, उसे अपना गुरु बना लेते हैं। हमें ये पूरी ईमानदारी से करना होगा। सीनियर डार्कनॉर्थ जैसे दुर्जेय व्यक्ति के लिए अगर उसे जरा भी कपट का आभास हुआ तो वह शायद मना कर देगा। काले वस्त्रधारी राजकुमारी ने चेतावनी दी। इस प्रकार दोनों भाई बहन भी अमर संपदा में शामिल हो गए। अमर संपदा के एक हॉल में ब्लूक्लिफ शियाओयू बैठा था और देख रहा था कि कैसे दोनों शाही भाई बहन संपदा में प्रवेश कर रहे हैं। हम सीनियर डार्कनॉर्थ से मिलना चाहते हैं, क्यूई रुफेग ने कहा। गुरुजी अभी एकांतवास में हैं। थोड़ा इंतजार करो। शियाओयू ने उन्हें भगाया नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि वे दोनों अमर संपदा में सिर्फ इसलिए घुस पाए क्योंकि निंग ने इसकी इजाजत दी थी। आखिरकार निंग इस संपदा का स्वामी था। अगर वह इजाजत नहीं देना चाहता तो वे किसी भी तरह से अंदर नहीं घुस पाते। निंग ने उन्हें अंदर आने की अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि उसने कुछ दिलचस्प चीजें खोजी थीं। खजाना। निंग ने अपने सामने रखे नक्शों को पलटा। 8 नक्शे थे, सब एक जैसे, और सब किसी खजाने की ओर इशारा कर रहे थे। हालांकि मारे गए 8 राक्षस राजा दुर्जेय थे, उनके भंडारण प्रकार के जादुई खजाने केवल स्वर्ग श्रेणी की वस्तुएं थीं। निंग के लिए उन्हें बांधना स्वाभाविक रूप से आसान था। जब वह उनकी वस्तुओं को छांट रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि हर एक भंडारण वस्तु में एक खजाने का नक्शा था। सभी नक्शे बिल्कुल एक जैसे थे। खजाने के नक्शों पर बस कुछ साधारण निशान थे, जैसे क्यूई साम्राज्य, रिवरफेन पर्वत वगैरह। इससे निंग को पता चल गया कि खजाने का नक्शा असल में शाही क्यूई कबीले ने बनाया था। यही वजह थी कि निंग ने 2 शाही क्यूई कुलों को अपनी जागीर में घुसने दिया। 8 राक्षस राजाओं में से प्रत्येक के पास इस नक्शे की एक प्रति थी और फ्लेमविंग राजा की प्रति काफी पुरानी थी। बाकी 7 को स्याही प्रतिलिपि तकनीक से बनाया जाना चाहिए था। निंग ने भौहें चढ़ाईं। ठीक है, मैंने तो बस कुछ 100 फ्लेमविंग रक्षकों को मारा था, लेकिन उसके कुछ ही देर बाद सभी 12 राक्षस राजाओं ने हमला कर दिया। तार्किक रूप से उन 12 को पूर्वी प्रवाह में बिखरे हुए होना चाहिए था। यहाँ इकट्ठा होने की बात फैलाने में ही उन्हें काफी समय लग गया होगा।
इसकी सिर्फ एक ही व्याख्या हो सकती है। जब सैकड़ों फ्लेमविंग रक्षकों के मेरे वध की खबर फ्लेमविंग राजा तक पहुंची तो बाकी राक्षस राजा पहले से ही मौजूद थे। ऐसी कौन सी स्थिति होगी जिसके कारण सभी 12 राक्षस राजा एक साथ इकट्ठा होंगे? चूंकि उनमें से हर एक के पास इस खजाने के नक्शे की एक प्रति थी। निंग को उसका जवाब मिल गया। वे शायद इसी खजाने के लिए इकट्ठा हुए थे। निंग ने तुरंत बाकी चीजों की तलाशी शुरू कर दी, खासकर फ्लेमविंग किंग के खजाने पर। और सचमुच, हालांकि उसे बाकी खजानों में कुछ नहीं मिला, फ्लेमविंग किंग की चीजों में उसे सुनहरे चर्मपत्र वाली एक प्राचीन किताब मिली। जाहिर है इसे सदियों तक टिके रहने के लिए डिजाइन किया गया था। पहली बार जब मैं रिवरफेंग पर्वतों पर गया तो मैं महज एक साहसिक यात्रा पर था और संयोगवश वहां पहुंच गया। मैं पहले से ही एक शून्य स्तरीय पृथ्वी अमर हूँ। अपनी विपत्ति आने से पहले मैंने वहां एक बार फिर जाने का फैसला किया है। हालांकि मुझे पता है कि यह जगह बहुत खतरनाक है। मैंने इस खजाने के केवल एक बहुत छोटे हिस्से की ही जांच की है। मुझे विश्वास है कि अगर मैं कुछ और खजाने हासिल कर सका तो मेरे पास अपने दिव्य विपत्ति पर विजय पाने और दिव्य अमर बनने का अच्छा मौका होगा। 6 लूज इमॉर्टल्स ने एक बार फिर रिवरफेंग पर्वतों की ओर कदम बढ़ाया। इस बार हमने रिवरफेंग पर्वतों की ओर बढ़ने से पहले कई दाव मोहरे और खजाने तैयार किए। निंग ने किताब के पन्ने पलटे। ये शाही क्यूई कबीले द्वारा विरासत में मिली एक किताब थी। इसमें क्यूई साम्राज्य के अचानक शक्तिशाली होने के रहस्यों का वर्णन था। क्यूई साम्राज्य के संस्थापक सम्राट ने खजाने के कुछ लाभों को प्राप्त किया था और इस प्रकार अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। कुछ ही हजारों वर्षों में क्यूई साम्राज्य का विस्तार एक विशाल क्षेत्र में हो गया था और इसमें कई पृथ्वी अमर और मुक्त अमर प्राणी थे। इसलिए शाही क्यूई कबीले ने स्वाभाविक रूप से बार बार अंदर जाकर और अधिक जांच पड़ताल करने की कोशिश की थी। ऐसा करते हुए उन्होंने खजाने के भीतर मौजूद विभिन्न खतरों को नोट कर लिया था। वे अधिक अनुभव प्राप्त करना चाहते थे और अपने अंदर गहराई तक प्रवेश करना चाहते थे। एक खजाना, निंग ने आश्चर्य से धीरे से कहा। इस किताब में जो बताया गया है उसके अनुसार इस खजाने में की शोधन तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं हैं। और यही कारण है कि क्यूई साम्राज्य कुछ हजारों वर्षों के छोटे से अंतराल में दर्जनों पृथ्वी अमर और मुक्त अमर को जन्म देने में सक्षम था। ये श्वेत श्याम महाविद्यालय से कहीं ज्यादा दुर्जेय है। मुझे लगता है कि ये तकनीकें श्वेत श्याम महाविद्यालय की तकनीकों से भी कहीं बेहतर हैं। मुझे जाकर देखना होगा। माउंट इनहॉट में रहते हुए निंग अक्सर अपने साथी शिष्यों के साथ बातें करता था और इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इस अर्धचंद्राकार दुनिया के बारे में काफी कुछ पता था। उदाहरण के लिए उसे विले ड्रैगन नदी के रहस्यों के बारे में पता था। वह कई अन्य जगहों के रहस्यों से भी वाकिफ था। हालांकि कुलपिता सुभूति ने अर्धचंद्राकार जगत की रचना की थी, लेकिन वास्तव में जब पंगु का जगत बिखर गया था तो कुलपिता सुभूति ने एक शक्तिशाली दिव्य शक्ति का प्रयोग करके आदिम जगत के कुछ खंडित भागों को अपने अर्धचंद्राकार जगत में भेज दिया था। इसके अलावा जब कुलपिता सुभूति कुछ परीक्षण करना चाहते थे या कुछ नया बनाना चाहते थे तो उनके प्रयोग अर्धचंद्राकार जगत में ही किए जाते थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह जगत उनका क्षेत्र था। यहाँ के रहस्य कभी भी बाहरी लोगों के सामने प्रकट नहीं होते थे। मेरे वरिष्ठ सह शिष्यों ने मुझे जो बताया उसके अनुसार इस अर्धचंद्राकार दुनिया में प्राचीन पंगु की दुनिया के कुछ अवशेष मौजूद हैं। साथ ही उस प्रलयकारी युद्ध से बचे हुए कुछ खजाने भी। निंग के मन में तुरंत एक तीव्र उत्सुकता उमड़ती हुई महसूस हुई। बहुत कम लोग इस रहस्य को जानते थे और लगभग सभी जो जानते थे वे पुराने कुलपति के निजी शिष्य थे। इसलिए वे अक्सर अर्धचंद्राकार दुनिया में घूमते और खोजबीन करते रहते थे। लेकिन जब पुराने कुलपति ने पंगु की दुनिया को समाप्त करने वाले प्रलयकारी युद्ध के बाद छोड़ी गई अवशेष शक्तियों से इन स्थानों को सील कर दिया। यदि कोई व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इन स्थानों पर नहीं जाता है तो दूर से इन स्थानों का पता लगाना बहुत कठिन होगा। अब ऐसा लगता है ये खजाना उन विशेष स्थानों में से एक है। निंग को पूरा यकीन था। ऐसा इसलिए था क्योंकि किताब में लिखा था कि खजाने के भीतर की गहरी लहरें क्यूई साम्राज्य के भीले अमर प्राणियों को भय से कांपने पर मजबूर कर देती थीं। ये समझना जरूरी है कि भीले अमर प्राणी अमर श्रेणी के जादुई खजानों को दबाने और बांधने में सक्षम थे और कभी कभी तो शुद्ध यांग खजानों को भी दबाने में सक्षम थे। क्या कोई ऐसा खजाना जो उन्हें भयभीत कर सकता था? क्या यह आदिकाल की किसी महान शक्ति का शव हो सकता है? कोई हथियार, कोई भव्य संरचना या कोई और विचित्रता? मुझे जाकर देखना है। निंग ने तुरंत जाकर देखने का मन बना लिया। जब किस्मत ने दस्तक दे ही दी थी तो फिर हिचकिचाहट कैसी? राजकुमार और राजकुमारी ने काफी देर तक निंग का इंतजार किया। आखिरकार निंग बाहर आ गई। निंग ने उनसे खजाने के बारे में सवाल पूछे। दूसरी राजकुमारी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, जबकि युवराज की रुफेंग अपने शाही की वंश का सबसे बड़ा राज उजागर करने से कतरा रहे थे। लेकिन जब निंग ने रिवरफेंग पर्वतों के बारे में बताया तब युवराज को अपनी हिचकिचाहट पर पछतावा हुआ। बस अब उन्होंने जल्दी से सब कुछ बता दिया। अब तुम जा सकते हो। यह आखिरी बात थी जो निंग ने उनसे कही। राजकुमार और राजकुमारी दोनों घुटनों के बल गिर पड़े और निंग से विनती करने लगे कि वह उन्हें अपना शिष्य बना ले। लेकिन निंग का जवाब बहुत सरल था। उसने उन्हें अमर संपदा से बाहर भेज दिया और फिर पूरी अमर संपदा को हवा में उड़ा दिया। युवराज, राजकुमारी और उनके सेवक उस आधी टूटी हुई पहाड़ी चोटी पर स्तब्ध खड़े थे। पहाड़ी हवा उनके बालों में बह रही थी जिससे वे निराश हो रहे थे। अवसर मेरे सामने ही था, मैंने उसे क्यों नहीं बताया? ये तो मानो खजाना है। सीनियर डार्कनॉर्थ को इसके बारे में पहले से ही पता था। वह हमें शिष्य बनाने के बारे में सोच रहे होंगे और बस हमारी परीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें बताया ही नहीं।
धिक्कार है मुझ पर। युवराज की रुफेक पछतावे से बुरी तरह त्रस्त थे, लेकिन उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगर वह ईमानदार भी होता तो भी निंग उसे अपना शिष्य नहीं बनाती। कोई शिष्यों को इतनी सहजता से कैसे स्वीकार कर सकता है। निंग तुरंत रिवरफेंग पर्वतों के खजाने वाले इलाके में नहीं गया। इसके बजाय वह उन 2 अन्य महापापियों की तलाश में निकल पड़ा। वह सबसे पहले पूर्वी प्रवाह के 12 राक्षस राजाओं में से भागे हुए 3 जीवित राक्षस राजाओं की तलाश में गया। दुर्भाग्य से निंग को केवल चौथा वेनमस स्पाइक राजा ही मिला। वेनमस स्पाइक राजा अपने महल में गुस्से और दुख से भरे पेट के साथ बेसुध होकर शराब पी रहा था। शराब पीते हुए वह अपनी बाहों में एक सुंदर लोमड़ी जैसी युवती के साथ खेल रहा था। जब निंग प्रकट हुआ तो वेनम स्पाइक राजा इतना भयभीत हो गया कि वह तुरंत भाग जाना चाहता था, लेकिन निंग उसे ऐसा करने का अवसर कैसे दे सकता था। मैंने तुम्हें कैसे परेशान कर दिया। वेनम स्पाइक राजा निंग द्वारा मारे जाने से पहले केवल एक अंतिम क्रोधित दहाड़ ही निकाल पाया। निंग को आधे महीने से ज्यादा समय लगा। आखिरकार उसे एक ऐसे स्कूल में एक लूज इमोर्टल मिला जिसकी दुष्टता दूर दूर तक फैली हुई थी। यह एक मानव लूज इमोर्टल था और अपने स्कूल का सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ। यह एक बूढ़ा आदमी था जो 6 लाख साल से जीवित था। उसका स्कूल दुष्ट था, इसलिए निंग तुरंत इस दुष्ट अड्डे को उखाड़ फेंकने निकल पड़ा। सबसे पहले उसने अपनी ओर दौड़े 3 लूज इमोर्टल्स का वध किया, जिससे वह बूढ़ा आखिरकार प्रकट हुआ। स्कूल के कई शिष्य उत्सुकता से देख रहे थे। उनके असीम शक्तिशाली और क्रूर कुलपति ने कुछ देर तक निंग के खिलाफ युद्ध किया। फिर निंग के असली शरीर और प्राइमल ट्विन ने उसे जकड़ लिया और मार डाला। वाह, क्या आदमी है। उसकी ताकत गोल्डफर बियरकिंग के बराबर थी, बस उसकी रक्षा थोड़ी कमजोर थी। निंग को इस लड़ाई में काफी मजा आया था। उसने उस बूढ़े आदमी से 2 और अमर श्रेणी के जादुई खजाने भी हासिल किए थे, एक उच्च श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना और एक सर्वोच्च श्रेणी का अमर श्रेणी का जादुई खजाना। यह निंग द्वारा मारा गया सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अद्भुत अद्भुत। मैंने बहुत से दुर्जेय लूज इमोर्टल्स को मार डाला है और वे सभी भयंकर भयावह आभा से घिरे हुए थे। मेरी 3 डार्कनॉर्थ तलवारें अब उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के बराबर हैं। निंग को बहुत खुशी हुई। साधारण लूज इमोर्टल्स को मारने से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, लेकिन 9 राक्षस राजाओं और उस दुष्ट कुलपति को मारने पर आश्चर्यजनक मात्रा में भयावह ऊर्जा निकलती थी। खास तौर पर दुष्ट कुलपति, उसकी भयावह आभा 4-5 राक्षस राजाओं के संयुक्त आभामंडल के बराबर थी। अगर मैं उस दुष्ट कुलपति जैसे 10 और लोगों को मार दूं, तो मुझे लगता है कि मेरी डार्कनॉर्थ तलवारें उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों के बराबर होंगी। यह निंग का अनुमान था। उसने सफलतापूर्वक एक शिष्य को अपना लिया था। उसने 10 महापापियों का वध भी किया था। अब निंग अपने शिष्य ब्लूक्लिफ शियाओयू को रिवरफेंग पर्वत पर ले गया। तो ये रिवरफेंग पर्वत हैं। निंग ने दूर तक देखा। यहाँ के पर्वत क्षितिज से परे फैले हुए थे और हमेशा कोहरे और बादलों से ढके रहते थे। निंग की नजर से ये पर्वत सचमुच तीखे नुकीले दांतों की एक श्रृंखला की तरह लग रहे थे जो आसमान की ओर उभरे हुए थे। पुस्तक 13 अध्याय 27 रिवरफेंग पर्वत। निंग दूर रिवरफेंग पहाड़ों को घूर रहा था और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे पहाड़ों की गहराई में छिपे एक बेहद भयानक खतरे का धुंधला सा आभास हो रहा था। मेरी वर्तमान शक्ति के स्तर पर पूरे क्रिसेंट जगत में बहुत कम लोग हैं जो मेरे लिए खतरा बन सकें। जो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, उनमें से लगभग सभी को माउंट इनहॉट में भर्ती कर लिया गया है। जब वे मुझे देखेंगे तो शायद उन्हें मुझे अंकल मास्टर भी कहना पड़ेगा। यहाँ तक कि सच्चे अमर और स्वर्ग के देवता भी मेरे सह शिष्य होंगे। निंग ने मन ही मन सोचा। क्रिसेंट की दुनिया में घूमना मानो अपने ही घर के बगीचे में घूम रहा हो। ये पहली बार था जब उसे डर का एहसास हुआ। लगता है यहाँ सचमुच कोई खतरा है, इतना खतरा कि मैं भी खतरे में पड़ जाऊं। निंग ने हल्के से सिर हिलाया। अगर हालात बिगड़े तो मैं तुरंत पानी के नीचे की जगह में छिप जाऊंगा। बाद में मैं मास्टर से माउंट इनहॉट वापस भागने में मदद मांगूंगा। जब भी मुश्किल हालात में फंसे तो गुरु से मदद मांगें। हालांकि यह थोड़ा बेशर्मी भरा था। निंग तो आखिरकार क्रिसेंट दुनिया में ही था। उसका गुरु उसके साथ ज्यादा सख्ती नहीं कर सकता था। इसके अलावा क्रिसेंट दुनिया से पूरी तरह बाहर निकलने के बाद निंग अपने गुरु का नाम भी नहीं ले पाएगा। उसे हर चीज के लिए खुद पर निर्भर रहना होगा। मास्टर, पास में खड़े ब्लूक्लिफ शियाओयू ने धीरे से पुकारा। निंग ने अपने शिष्य की तरफ देखा, फिर हंसते हुए कहा, जियाओयू, मैं पहाड़ों में जाकर देखूंगा। ये पहाड़ बहुत खतरनाक हैं, पहले अमर संपदा में जाओ। हाँ गुरुजी, जियाओयू ने आज्ञाकारी ढंग से कहा। निंग ने अपनी बांह हिलाई और शियाओयू को तुरंत अपनी अमर भूमि में खींच लिया। और फिर निंग खुद ही एक प्रकाश की किरण में बदल गया जो सीधे रिवरफेंग पर्वतों में उड़ गई। निंग ने क्यूई साम्राज्य के विशेषज्ञों की पीढ़ियों द्वारा तैयार किए गए विस्तृत अभिलेख हासिल कर लिए थे। वह जल्द ही खजाने की बाहरी परिधि तक पहुंच गया। जैसे ही वह पहाड़ों के बीच से गुजरा, निंग को धरती के माध्यम से एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। मार मार मार। उसे धुंधला सा आभास हो रहा था, मानो मिट्टी के बीच से दूर से कोई अदृश्य चीख आ रही हो, मानो बहुत समय पहले इस जगह पर कोई भीषण युद्ध हुआ हो। इतने साल बीत जाने के बाद भी उस युद्ध की जानलेवा मंशा अब भी बरकरार है। यहाँ की धरती क्रिसेंट दुनिया में कहीं और पाए जाने वाली साधारण धरती से अलग है। ये साफ तौर पर ज्यादा भारी है और इस क्षेत्र में धरती का आभामंडल भी काफी सघन है। निंग ने हल्के से सिर हिलाया।
ये सचमुच पंगु की बिखरी हुई आदिम दुनिया का एक छोटा सा अवशेष हो सकता है जिसे यहाँ टेलीपोर्ट किया गया था। शाही क्यूई वंश द्वारा किए गए परीक्षणों की सहायता से निंग ने जल्दी ही एक पहाड़ी घाटी खोज ली और उसमें से होकर चलने लगा। बादलों और धुंध ने यहाँ घेरा बना लिया था, जिससे निंग भी केवल 1-2 किलोमीटर तक ही देख पा रहा था। दिव्य ज्ञान के बारे में क्या? उसकी दिव्य ज्ञान की दृष्टि उसकी भौतिक आंखों से बिल्कुल अलग थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेरी दिव्य इंद्रिय पूरी तरह से धोखा खा गई है। मेरी दिव्य इंद्रिय मुझे जो कुछ भी दिखा रही है वह सब झूठ है। निंग ने एक जगह को छूने के लिए अपना हाथ भी बढ़ाया, ये सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी आंखें भी धोखा तो नहीं खा रही हैं। वह सावधानी से आगे बढ़ा। दूर आगे उसे एक विशाल खड्ड दिखाई दिया। निंग को उस खड्ड से एक भयानक तीक्ष्ण तलवार जैसी नीयत निकलती हुई महसूस हुई। जाहिर है, हालांकि यह खड्ड प्राकृतिक रूप से बनी हुई लगती है, लेकिन असल में इसे कृपाणकी से तराशा गया था। निंग चाय की केतली उबालने के लिए पर्याप्त समय तक आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने महसूस किया कि एक अदृश्य दबाव ने उसे घेर लिया है। यह वही है जो क्यूई साम्राज्य की पुस्तक में दर्ज है। पुस्तक के अनुसार जितना गहरा कोई जाता है, दबाव उतना ही बढ़ता जाता है। क्यूई साम्राज्य की विभिन्न पीढ़ियों के विशेषज्ञ अंततः इस दबाव के कारण हार मानकर वापस लौटने को मजबूर हुए। जिस रास्ते से मैं अभी चल रहा हूँ, उस पर सबसे कम दबाव होना चाहिए। निंग तेजी से आगे बढ़ा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, दबाव की तीव्रता नाटकीय रूप से बढ़ गई। जब निंग ने पहली बार इस क्षेत्र में प्रवेश किया था तो उसके शरीर पर 5000 किलोग्राम का दबाव समान रूप से पड़ रहा था, लेकिन अब ये 5 लाख किलोग्राम 50 करोड़ किलोग्राम तक पहुंच चुका था। गड़गड़ाहट। एक शक्तिशाली प्रतिकर्षण बल निंग के शरीर से टकराया, जिससे गड़गड़ाहट की एक श्रृंखला उत्पन्न हुई। निंग पर पड़ने वाले दबाव की मात्रा अब विशाल पर्वतों की एक श्रृंखला के बराबर थी, जो बार बार उसकी ओर टूटकर गिर रहे थे। ज्यादातर ढीले अमर भी इतना दबाव नहीं झेल पाएंगे। निंग ने अपना हाथ हिलाया और उसके भीतर 1000 बैलों वाली तलवार प्रकट हुई। 1000 बैलों वाली तलवार लहराते हुए निंग ने अचानक एक दिव्य काले अजगर को दहाड़ने के लिए उकसाया, जिसने निंग पर पड़ रहे दबाव पर प्रहार किया और उसे कम कर दिया। बहुत आसान है। निंग ने अदृश्य दबाव को काटने के लिए थाउजेंडबुल तलवार का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना जारी रखा। स्पष्टतः इस प्रकार का अदृश्य दबाव किसी प्राचीन शक्तिशाली प्रतिबंधक संरचना से उत्पन्न हुआ था। इसने आक्रमण के लिए दबाव की तरंगें भेजी। लूज इमॉर्टल्स आमतौर पर बहुत कमजोर शरीर वाले की रिफाइनर होते थे, इसलिए अगर उन्हें आगे बढ़ना होता तो उन्हें दबाव की तरंगों को तोड़ने के लिए अपने जादुई खजानों पर निर्भर रहना पड़ता। इससे पहले निंग अपने फेंट गॉड बॉडी पर निर्भर था, इसलिए उसे इस मुकाम तक पहुंचने के लिए किसी जादुई खजाने का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। फुफ। फिर एक और दिव्य काला अजगर चीखा, धुंध में एक चमकदार चाप छोड़ते हुए और दबाव की एक और लहर को नष्ट करते हुए। कुछ समय तक और चलने के बाद बदलो, निंग अचानक अपने 3 सिरों वाले 6 भुजाओं वाले रूप में बदल गया। उसके हाथों में 5 और अमर तलवारें प्रकट हुईं। ये सभी मायावी काली हेवनरेकर तलवारें थीं। ऐसे खतरनाक क्षेत्र में निंग अपने प्राइमल ट्विन को प्रकट होने नहीं देना चाहता था। इस प्रकार उसका असली शरीर अस्थायी रूप से हेवनरेकर तलवारों का उपयोग करेगा। आखिरकार सर्वोच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारों की शक्ति बहुत अधिक होती है। अपने हाथों में 6 शीर्ष श्रेणी की अमर श्रेणी की तलवारों के साथ साथ 3 सिर 6 भुजाएं दिव्य क्षमता के साथ निंग को एक बार फिर क्षेत्र के माध्यम से आगे बढ़ना आसान लगा। 3 सिर 6 भुजाएं द्वारा प्रयुक्त दिव्य शक्ति की मात्रा स्टारसीजिंग हैंड द्वारा प्रयुक्त शक्ति की मात्रा से 10 गुना से भी कम थी। हुश हुश हुश। 6 दिव्य काले ड्रैगन दहाड़ते हुए एक के बाद एक दबाव की लहरें उड़ाते हुए आगे बढ़े। हालांकि कुछ बची हुई लहरें फिर भी अंदर घुस आईं और निंग पर वार किया, जिससे विस्फोटक ध्वनियां निकलीं। हालांकि निंग एक दुष्ट देवता शरीर परिशोधक था। जब तक बचे हुए दबावों में बहुत ज्यादा शक्ति नहीं होती, वह ठीक रहता। यह एक ऐसी जगह है जहां शाही क्यूई कबीले के लोग कभी नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ देर और चलने के बाद निंग को एहसास हुआ कि 6 अमर तलवारों के साथ भी वह थोड़ा थका हुआ महसूस कर रहा था। ठीक इसी समय निंग ने दूर एक आकृति देखी। उस आकृति ने निंग को भी देखा। अमर डाकनॉर्थ। एक तेज आवाज गूंजी, गोल्फर बेयर किंग। निंग बोला। उसके सामने खड़ा आदमी लंबा हट्टा कट्टा गोल्फर बेयर किंग था। उसके चारों ओर 99 मोती थे जो दबाव के आवेगों को तोड़ते हुए चक्कर लगा रहे थे। अमर डाकनॉर्थ, आपने खजाने का नक्शा हासिल किया और इस जगह की खोज की? गोल्फर बेयर किंग ने कहा। बस ऐसे ही। निंग ने इनकार नहीं किया। शुरू में हम 12 लोग इन रिवरफेंट पर्वतों में प्रवेश करने की योजना बना रहे थे। हम अपने तीसरे भाई के साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन जब हमें खबर मिली कि उसके सैकड़ों फ्लेमविंग गार्ड मारे गए हैं, तो हम सब तुरंत उसके पीछे पीछे तुम्हारे घर पहुंच गए ताकि उसकी मदद कर सकें। लेकिन किसने सोचा था कि बाकियों में से ज्यादातर मर जाएंगे और आज मैं इस खजाने तक पहुंचने वाला अकेला व्यक्ति रहूंगा। ओह, और तुम, अमर डाकनॉर्थ, इतने सारे राक्षस राजाओं का वध करने वाले, तुम भी आए। सच में इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। गोल्फर बेयर किंग ने आह भरी। निंग हंसा। मुझे वाकई फ्लेमविंग किंग का शुक्रिया अदा करना चाहिए, वरना मुझे इस खजाने के बारे में कैसे पता चलता। फिर भी तुम यहाँ क्यों रुके हो? क्या तुम आगे नहीं बढ़ सकते? इस क्षेत्र में कुछ अजीब बात थी। अगर कोई आगे बढ़ता, चाहे किसी भी दिशा में, तो उसे अपने शरीर पर जबरदस्त दबाव महसूस होता, लेकिन अगर कोई बिल्कुल भी न हिले तो उसे दबाव का सामना नहीं करना पड़ता। ठीक है,
मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकता। तुम्हारे पास एक फेंट गॉड शरीर है, इसलिए जब वह तुम पर हमला करता है तो तुम बची हुई प्रतिकारक शक्ति को सहन कर सकते हो। हालांकि मेरे जैसे लूज इमॉर्टल्स की रिफाइनर्स इस तरह से सीधे लड़ने की हिम्मत नहीं करते। हमें सारे भयानक दबाव को पूरी तरह से खत्म करना होगा, जिसके लिए भारी मात्रा में एलिमेंटल की जरूरत होगी। आगे बढ़ने से पहले मुझे अपनी एलिमेंटल की को और ज्यादा बहाल करना होगा, गोल्डफबियरकीब ने कहा। तो फिर मैं अभी के लिए विदा लेता हूँ, निंग ने ठहाका लगाते हुए कहा, अपने हाथों में 6 उच्च श्रेणी की अमर श्रेणी की उल्टी तलवारें लिए निंग एक बार फिर आगे बढ़ने लगा और तेजी से गोल्डफबियरकीब की नजरों से ओझल हो गया। हमने जो भी तैयारियां की उनका फायदा इस अमर डाकनॉर्थ को हुआ। 1 मूल चीनी में कहावत थी, उसके लिए शादी के कपड़े बनाए। यह एक क्लासिक कहावत है कि आप कितनी मेहनत करते हैं और उसका फायदा कोई और उठाता है। गोल्डफबियरकीब ने दांत पीस लिए, लेकिन वह खुद को बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा था। वह जानता था कि निंग उससे ज्यादा ताकतवर है और एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर होने के नाते निंग के ऐसी जगह पर बचने की संभावना ज्यादा थी। स्टार सीजिंग हैंड। अंततः दबाव के कारण निंग को अपने स्टार सीजिंग हैंड का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तुरंत ही तलवार की रोशनी वाले दिव्य काले ड्रैगन की शक्ति में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई। दरअसल निंग ने अपनी 3 सिर 6 भुजाएं तकनीक को अस्थायी रूप से रद्द भी कर दिया। सिर्फ 1000 बैलों वाली तलवार और तारों को पकड़ने वाले हाथ पर भरोसा करके उसने आगे बढ़ने का रास्ता बना लिया। चार्ज चार्ज चार्ज। लेकिन धीरे धीरे निंग पर एक बार फिर इतना दबाव डाला गया कि उसे 3 सिर 6 भुजाएं इस्तेमाल करने पर मजबूर होना पड़ा। अब सभी 6 भुजाएं स्टार सीजिंग हैंड का इस्तेमाल कर रही थीं। लंबे समय के बाद निंग को अपनी लगभग समाप्त हो चुकी दिव्य शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक विराम भी लेना पड़ा। बीच बीच में रुकते, फिर कभी कभार आगे बढ़ते। अंत में निंग को हर 30 मीटर की यात्रा पर स्टार सीजिंग हैंड के 6 वार करने पड़ते। कोई कल्पना कर सकता था कि उसकी दिव्य शक्ति कितनी जल्दी खत्म हो रही थी। गड़गड़ाहट। जैसे ही निंग ने एक और कदम आगे बढ़ाया, वह वास्तव में दबाव क्षेत्र से बाहर निकल गया। हा, मैं अंततः उस लानत वाली जगह से बच निकला। निंग जोर से हंसा। अब इस जगह पर कोई दबाव नहीं था। जिंदगी में पहली बार निंग को लगा जैसे सामान्य रूप से आगे बढ़ना वाकई एक सुखद अनुभव था। मैंने लगभग पूरा दिन कुछ 1000 किलोमीटर पैदल चलने में लगा दिया और कई बार अपनी सारी दिव्य शक्ति खर्च कर दी। निंग ने सिर हिलाया और आह भरी। फिर भी वह अपनी सभी 6 अमर तलवारें तैयार करके आगे बढ़ता रहा। उसने आगे का पता लगाने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी दिव्य इंद्रिय धोखा खा गई, क्योंकि वह जो कुछ भी बता रही थी वह स्पष्ट रूप से झूठ था। निंग एक घुमावदार नाले के किनारे आगे बढ़ता गया। कोहरा और धुंध उस क्षेत्र में लगातार घूम रही थी, जिससे वह केवल 1 या 2 किलोमीटर की दूरी तक ही देख पा रहा था, जहां उसे धुंधली सी एक खाई दिखाई दे रही थी। ट्रेको। जैसे ही निंग ने एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक कहीं से बिजली का एक बोल्ट नीचे गिरा। चलो मारो। निंग ने जरा भी देर नहीं की और तुरंत पूरी ताकत से अपनी 6 तलवारें घुमा दी। तलवारों की रोशनी वाले 6 दिव्य काले ड्रैगन आगे बढ़े और बिजली के उस बोल्ट को चकनाचूर कर दिया। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। बिजली और गड़गड़ाहट की एक बड़ी मात्रा उसकी ओर बढ़ने लगी। पहले तो यह अदृश्य दबाव था, लेकिन कम से कम वह जानलेवा नहीं था। लेकिन ये बिजली है। निंग ने जल्दी से अपनी तलवारबाजी से बचाव किया। उसने देखा कि जब तक वह पीछे हटता रहेगा, हमलावर वज्रों की संख्या कम होती जाएगी। हालांकि जब वह आगे बढ़ता तो हमलावर वज्र आश्चर्यजनक गति से बढ़ते और अधिक क्रूर और शक्तिशाली होते जाते। निंग केवल 300 मीटर ही आगे बढ़ पाया था कि उसे मजबूरन रुकना पड़ा और वह आगे नहीं बढ़ सका। गड़गड़ाहट। बिजली के बोल्ट अब पानी के बैरल जितने मोटे हो गए थे। वे बेतहाशा तेजी से निंग की ओर बढ़े और उस पर टूट पड़े, जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। उसने एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन बढ़ती हुई तेज बिजली ने उसे तुरंत पीछे धकेल दिया। मुझे क्या करना चाहिए? मैं तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। निंग अब चिंतित था। हमले बहुत तेज थे। निंग ने थोड़ी सी बिजली अपने ऊपर पड़ने का परीक्षण किया था और उसके दिव्य शरीर ने उसे आसानी से विक्षेपित कर दिया था। हालांकि जैसे जैसे वह परीक्षण करता रहा, उसे एहसास हुआ कि उसके दिव्य शरीर की एक सीमा है कि वह कितने वज्रपात सहन कर सकता है। उसे बाकी वज्रों को तोड़ने के लिए अपनी तलवार की रोशनी का इस्तेमाल करना पड़ा। वह जहां तक पहुंचा, उसका एकमात्र कारण उसका राक्षस जैसा शरीर था। क्या मुझे वापस जाना होगा? वापस जाना आसान है, क्योंकि जैसे जैसे मैं पीछे हटूंगा, बिजली के बोल्टों की संख्या कम होती जाएगी। दबाव क्षेत्र की बात करें तो मुझे उससे गुजरने और धीरे धीरे बच निकलने में लगभग आधा दिन ही लगेगा। निंग को वहां से निकलने में कोई दिक्कत नहीं हुई। कुछ लोगों की तरह नहीं। शाही क्यू अभिलेखों के अनुसार कुछ ऐसे लूज इमॉर्टल्स भी थे जिन्होंने आगे बढ़ने के लिए खास तरीकों का इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत अंदर तक पहुंचने के बाद वे बच नहीं पाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जाते समय उन्हें एक बार फिर दबाव क्षेत्र से गुजरना था। अंततः उन्हें एक एक कदम पीछे हटते हुए अनगिनत साल बिताने पड़े। निंग को यह एहसास नहीं था कि फ्लेमिंग किंग दसियों वर्षों से दबाव क्षेत्र में फंसा हुआ था। गड़गड़ाहट। अनगिनत बिजली की कौंधे लगातार गिरती रहीं। निंग सचमुच हार नहीं मानना चाहता था। बच्चे, तुम इतनी कम शक्ति के साथ आए हो। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जल्दी से यहाँ से चले जाओ। यहाँ अपनी जान मत गंवाओ। निंग के कानों में अचानक एक तीखी आवाज गूंजी। पुस्तक 13, अध्याय 28, माउंट इनहॉट की ओर वापसी। यहाँ कोई और भी था। जी। निंग चौंक गया। वह जल्दी से कई मीटर पीछे हट गया,
जिससे बिजली की तेज चमक थोड़ी कमजोर पड़ गई। अब जाकर उसने अपना ध्यान बटाकर चारों ओर ध्यान से देखने की हिम्मत की। अरे, निंग ने भौहें चढ़ाईं। बिजली के उन बोल्टों के बीच की दरारों से जो लगातार उसकी ओर गिर रहे थे, निंग ने देखा कि दूर घाटी के प्रवेश द्वार पर एक काले वस्त्र पहने युवक खड़ा था। झट, निंग जल्दी से पीछे हट गया और बिजली के क्षेत्र से बाहर निकल गया। सारी बिजली गायब हो गई, जिससे निंग को घाटी के प्रवेश द्वार पर एक आकृति साफ दिखाई देने लगी। काले वस्त्र पहने वह युवक कद में म्यू नॉर्टसन जैसा था और निंग से भी दुबला पतला। हालांकि निंग को आभास हो गया था कि यह काले वस्त्र वाला युवक बहुत लंबे समय से जीवित था। काले वस्त्र पहने उस युवक की निगाहें तीखी और डरावनी दोनों थीं। उसका चेहरा भावहीन था, वह शायद जन्मजात घमंडी और अलग थलग स्वभाव का था। तुम कौन हो? निंग ने पूछा। मैं, काले वस्त्रधारी युवक की आवाज तीखी थी। उसने सोच विचार कर निंग की ओर देखा। अगर मैं तुम्हें अपना नाम भी बता दूं, बच्चे, तो भी तुम उसे पहचान नहीं पाओगे। तुम्हें तो प्रारंभिक शून्य अवस्था में होना चाहिए था, लेकिन तुमने तो पहले निषिद्ध क्षेत्र को तोड़ दिया और दूसरे क्षेत्र, बिजली वाले क्षेत्र में भी 300 मीटर आगे बढ़ पाए। तुम तो बस एक दिव्य अमर की शक्ति के लायक ही हो। प्रारंभिक शून्य अवस्था में किसी के पास इतनी शक्ति हो? तुम किस संप्रदाय से हो? तुम्हारा गुरु कौन है? निंग मन ही मन हैरान थी। दिव्य अमर, चूंकि काले वस्त्रधारी युवक घाटी के प्रवेश द्वार पर पहुंच चुका था, इसलिए उसे स्पष्ट रूप से बिजली के क्षेत्र से पहले ही निकल जाना चाहिए था। इसका मतलब था कि वह निंग से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। निंग का प्राइमल ट्विन अपनी पूरी शक्ति के साथ औसत दिव्य अमर के स्तर से बमुश्किल ही बराबर होता। कुछ विशेष रूप से दुर्जेय और राक्षसी रूप से प्रतिभाशाली दिव्य अमर उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। निंग ने कहा, मेरे गुरु का नाम आप जैसे लोगों को सीखने के लिए नहीं है। ओह, क्या वह सच्चा अमर या दिव्य देवता है? काले वस्त्र पहने युवक ने निंग के चेहरे को ध्यान से देखते हुए धीरे से हंसते हुए कहा। हालांकि निंग शांत रहा। काले वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया। छोड़ो, जल्दी करो और निकल जाओ। मैं भी अंदर का खजाना नहीं पा सकता। अगर तुम अभी से 100 गुना ज्यादा ताकतवर भी हो जाओ, तो भी कुछ नहीं होगा। 100 बार? निंग ने भौहें चढ़ाईं। उसे विश्वास नहीं हुआ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? तो सुनो, ये खजाना 3 वर्जित क्षेत्रों में बटा है। पहला क्षेत्र सिर्फ दबाव और प्रतिकर्षण बल का इस्तेमाल करता है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। दूसरा क्षेत्र बिजली वाला क्षेत्र है और यह कुल मिलाकर 540 मीटर लंबा है। तीसरे वर्जित क्षेत्र की बात करें तो इसमें सभी जादुई खजानों का इस्तेमाल वर्जित है। मैं भी इसे भेद नहीं सकता। काले वस्त्रधारी युवक ने निंग को तिरस्कार भरी नजरों से देखा। और तुम तो दिव्य विपत्ति भी पार नहीं कर पाए। तुम बेजोड़ प्रतिभावान हो सकते हो, लेकिन तुम बिजली के क्षेत्र से 300 मीटर आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अब तक तुम्हें पता चल ही गया होगा कि हर कदम आगे बढ़ने के साथ बिजली के क्षेत्र की शक्ति नाटकीय रूप से बढ़ती जाती है। अगर तुम्हारी शक्ति 10 गुना बढ़ जाए, तभी तुम दूसरे क्षेत्र को भेद पाओगे। लेकिन तीसरा क्षेत्र तो और भी भयानक है। मुझे लगता है कि बहुत से दिव्य अमर भी इसे भेद नहीं पाएंगे। तीसरे निषिद्ध क्षेत्र में क्या है? निंग खुद को पूछे बिना नहीं रह सका। इसकी चिंता आपको नहीं करनी चाहिए, काले वस्त्र पहने युवक ने कहा। तुम क्यों नहीं चले गए? निंग ने पूछा। मैं एक दिव्य अमर प्राणी हूँ जिसकी आयु अनंत है। चूंकि खजाना यही है, इसलिए मैं धीरे धीरे यही प्रशिक्षण लूंगा। शायद कोई अवसर मिले और मैं उसे प्राप्त कर सकूं, काले वस्त्रधारी युवक ने कहा। ये सुनकर निंग को तुरंत चिढ़ हुई। उसे घाटी के भीतर से आती शक्ति की हल्की सी लहरें महसूस हुईं। लहरें बेहद पुरानी होते हुए भी बहुत शक्तिशाली थीं। 1000 बैलों वाली तलवार शक्ति में लगभग शुद्ध यांग के खजानों के स्तर की है, लेकिन उसकी लहरें उससे कहीं कमतर हैं। अंदर का खजाना जरूर बहुत शक्तिशाली रहा होगा, जो पंगु की दुनिया से छूट गया होगा। लेकिन मैं तो दूसरे निषिद्ध क्षेत्र से भी नहीं गुजर सकता। मैं तीनों को कैसे पार कर पाऊंगा? निंग बिजली वाले क्षेत्र के बाहर नाले के किनारे खड़ा रहा। वह एक पल चुपचाप सोचता रहा, फिर दांत पीसता हुआ मुड़ा और चला गया। फुश! निंग ने तेजी से अदृश्य दबाव क्षेत्र में पुनः प्रवेश किया तथा धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ने लगा। वह चला गया। काले वस्त्रधारी युवक ने सिर हिलाया। एक छोटा बच्चा जो बहुत कमजोर था, हालांकि उसकी प्रतिभा को देखते हुए वह दिव्य अमर बनने का मौका पा सकता था। और फिर काले वस्त्रधारी युवक एक बार फिर घाटी में चला गया। अमर डाकनॉर्थ, तुम लौट आए। वापसी के रास्ते में निंग का सामना एक बार फिर गोल्डफर बेयरकिंग से हुआ। गोल्डफर बेयरकिंग फिर से आगे बढ़ रहा था, लेकिन वह अपने पिछले बिंदु से केवल 1 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था। मैं अब उतना मजबूत नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से मुझे वापस लौटना होगा। निंग ने अपने 3 सिर वाले, 6 भुजाओं वाले रूप में 6 अमर तलवारें चलाईं और जाते समय दबाव तरंगों के बीच से रास्ता बनाया। काफी मजबूत नहीं? गोल्डफर बेयरकिंग ने खुद से बुदबुदाया। क्या ये संभव है कि इस डाकनॉर्थ ने पहले ही खजाने हासिल कर लिए हों? फिर भी उसके चेहरे के भाव देखकर मैं कहूंगा कि वह झूठ नहीं बोल रहा है। हालांकि वह मन ही मन बुदबुदा रहा था, लेकिन गोल्डफर बेयरकिंग को निंग के हाथ से कोई खजाना छीनने का भरोसा नहीं था। निंग रिवरफेंग पर्वत से बाहर निकल गया। उसने सिर घुमाकर कोहरे और बादलों से घिरी पर्वत श्रृंखलाओं पर एक नजर डाली। धीरे से बुदबुदाया, रहस्यमयी कला में मेरे प्रशिक्षण का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें एक और मौका दूंगा। फुसफुसाहट। एक अंतरिक्षीय लहर उठी और निंग उसमें विलीन हो गया। वह माउंट इनहॉट की चोटी के ऊपर आकाश में फिर से प्रकट हुआ। उसके पैरों के नीचे एक बादल था। बाहर आओ, निंग ने ऐसा ही कहा और तुरंत एक सफेद वस्त्रधारी युवती उसके पास प्रकट हुई। यह निंग की शिष्या ब्लूक्लिफ जियाओयू थी। गुरुजी, जियाओयू बादल के ऊपर खड़ी होकर अपने आसपास के नज़ारे को घूर रही थी।
अब हम कहाँ हैं? निंग ने अपने शिष्य की ओर देखा, फिर मुड़कर उड़ते हुए इनहॉट पर्वत को घूरने लगा। अभी 1 महीना ही बीता था, लेकिन उसने एक शिष्य को स्वीकार कर लिया था और 10 महापापियों का वध कर दिया था। ब्लूक्लिफ शियाओयू के कर्म पुण्य की सुनहरी चमक 900 मीटर से भी ज्यादा दूर तक फैली हुई थी, और अब निंग की अपनी पवित्रता की निर्मल आभा भी कर्म पुण्य की सुनहरी चमक में बदल गई थी। हालांकि उनकी दिव्य इंद्रिय ने उन्हें बताया कि कर्म के पुण्य का उनका स्वर्णिम प्रकाश केवल 3 फीट लंबा था। दरअसल शिष्यत्व ग्रहण करने और राक्षस राजाओं को मारने की प्रक्रिया ने पहले ही उनकी पवित्रता की स्वच्छ आभा को काफी सघन बना दिया था। दुष्ट कुलपिता को मारने के बाद यह अचानक कर्म पुण्य के स्वर्णिम प्रकाश में परिवर्तित हो गई। 3 फीट का सुनहरा कर्म प्रकाश, जबकि मेरे शिष्य के लिए 900 मीटर। निंग हंसा, फिर जियाओयू का हाथ पकड़कर ऊपर की ओर उड़ गया। जियाओयू, आगे वाला पहाड़ इनहॉट पर्वत है, यहीं पर मास्टर का स्कूल है, निंग ने हंसते हुए कहा। जियाओयू ने विशाल उड़ते पहाड़ को घूरा, फिर अपना सिर नीचे झुकाकर उनके नीचे फैली अनंत दुनिया को देखा। मास्टर का स्कूल, वह स्तब्ध रह गई। वे इनहॉट पर्वत पर उड़े, पहाड़ी रास्ते से ऊपर चढ़े और जल्द ही द्वार पर पहुंच गए। जियाओयू निंग की एकमात्र शिष्या थी, इसलिए निंग उसे अपने सबसे बड़े शिष्य भाई से मिलने नहीं ले गया। द्वार पर नीले वस्त्र पहने 2 दाव नवदीक्षित खड़े थे। निंग को देखते ही उन्होंने तुरंत झुककर बड़े आदर से कहा, कुलपति। हम। निंग ने सिर हिलाया, अभी भी स्तब्ध। शियाओयू ने निंग को हाथ पकड़कर आगे खींचने दिया। द्वार से गुजरने के बाद शियाओयू को होश आया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, गुरुजी, लगता है द्वार पर खड़े वे दोनों नौसिखिए बहुत शक्तिशाली थे। दोनों 0 स्तर के पृथ्वी अमर थे। निंग ने लापरवाही से कहा। निंग के शब्द निकलते ही 2 अत्यंत प्राचीन और शक्तिशाली 0 स्तरीय राक्षस वहां आ पहुंचे। दोनों ने बड़ी विनम्रता से पुकारा, कुलपति। इन 2 प्राचीन दानवों ने शियाओयू को ऐसा एहसास दिलाया कि वे राक्षस राजाओं से भी ज्यादा भयानक थे। वे उसे थरथराते और हिलाते थे, और फिर भी वे उसके स्वामी को कुलपति कहकर पुकारते थे। वे त्रितारा अर्धचंद्राकार निवास के पहाड़ी रास्ते पर चलते रहे। ऐसा करते हुए उनका सामना मनुष्यों, राक्षसों और यहाँ तक कि दुष्ट देवताओं से भी हुआ, जिनके पास शक्तिशाली आभा थी और जिनमें से कई राक्षस राजाओं से भी ज्यादा भयानक थे। फिर भी निंग को देखकर सभी ने उसका अत्यधिक सम्मान किया और उसे या तो कुलपति या अंकल मास्टर कहकर संबोधित किया। लगता है मेरे गुरु का अपने स्कूल में बहुत ऊंचा दर्जा है। रास्ते में लगता है हम जिनसे भी मिले उनका दर्जा उनसे कम था। मैं तो उनके स्तर का एक भी इंसान नहीं मिला। शियाओयू ने मन ही मन बुदबुदाया। निंग ने कहा, देवत्व महल आगे है। देवत्व महल। जियाओयू ने 9 मंजिला दिव्य महल को उत्सुकता से देखा। माउंट इनहॉट के कई शिष्य उसके बाहर एकत्रित थे और वे सभी आदरपूर्वक निंग की ओर झुके और उसे अंकल मास्टर या कुलपति कहकर संबोधित किया। लिटिल किंग और अंकल वाइट सीधे उसकी ओर दौड़े। वे आध्यात्मिक रूप से निंग से जुड़े हुए थे और अच्छी तरह जानते थे कि वह कहाँ है। मालिक, निंग, बच्चे। लिटिल किंग और अंकल वाइट दोनों दौड़कर आए। ठीक इसी समय एक सुंदर सफेद वस्त्रधारी पुरुष दिव्यता महल के प्रवेश द्वार से अंदर आया। ये स्वाभाविक रूप से दिव्यता महल का नियंत्रक सिल्वमून था। सिल्वमून मुस्कुराते हुए वहां पहुंचा। मैंने सुना है कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई कि आपने एक शिष्य को स्वीकार किया है और हमारे नीचे की दुनिया में दुष्टों का दमन किया है। यही वह प्रशिक्षु होगा जिसे आपने स्वीकार किया है ना? कितनी सुंदर लड़की है। आखिरकार मैं मास्टर की ही पीढ़ी के किसी व्यक्ति से मिली हूँ और वे काफी मिलनसार लग रहे हैं। उनमें जरा भी डरावनेपन का कोई भाव नहीं है। जियाओयू ने मन ही मन सोचा। जियाओयू, जल्दी करो और अपने चाचा स्वामी को सम्मान दो, निंग ने निर्देश दिया। नमस्कार चाचा मास्टर, शियाओयू ने कहा और जल्दी से सम्मान से झुक गई। चूंकि आपने मुझे अंकल मास्टर कहकर संबोधित किया है, इसलिए मुझे आपके लिए एक उपहार तैयार करना होगा। सिल्वमून ने सिर हिलाया और हंसा। तुम्हारी जैसी छोटी बच्ची के लिए एक अच्छे खजाने का सही इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। इस छोटे से खिलौने को अपने पास रखो। अगर कोई दिव्य अमर तुम्हें मारना भी चाहे तो ये तुम्हारी रक्षा उतनी देर तक कर सकेगा जितनी देर में एक केतली चाय उबलती है। बोलते हुए उसने शियाओयू की ओर एक जेड ब्रोच फेंका। जियाओयू तो जैसे दंग रह गई। एक दिव्य अमर के हमले, थोड़े समय के लिए उन्हें झेलने में सक्षम ये छोटा सा ब्रोच। उसके मालिक ने जो खजाना उसे दिया था वह भी इतना अविश्वसनीय नहीं था। लेकिन जियाओयू इस खजाने की अनमोलता पर असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। जल्दी करो और इसे ले लो, निंग हंसा। यह जेड ब्रोच तुम्हारे चाचा मालिक के लिए कुछ भी नहीं है। वह स्वर्गीय अमर प्राणियों को मुर्गियों की तरह आसानी से मार डालता है। जूनियर प्रशिक्षु भाई, आप ठीक हैं। मैं मानता हूँ कि मैंने ये जेड ब्रोच सचमुच यूं ही बना लिया था। फिर मैं आपको एक और उपहार दूंगा, एक ग्रेटर टेलीपोर्टेशन दाव सील। मैं इन्हें जाली नहीं बना सकता, मैंने इसके लिए खजाने का इस्तेमाल किया था। सिल्वमून ने उसे एक दाव सील थमा दी। निंग की मुस्कान चमक उठी। उसका वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई एक स्वर्ग का देवता था। हालांकि निंग के लिए एक महान टेलीपोर्टेशन दाव सील एक खजाना था, सिल्वमून के लिए ये कुछ खास नहीं था। उसके लिए यह उचित ही था कि वह इस अवसर का फायदा उठाकर सिल्वमून से कुछ चीजें हासिल करे। जियाओयू ने बार बार पलकें झपकाईं। 2 खजाने इतनी आसानी से दे दिए गए। स्वर्ग के अमर प्राणियों को मुर्गियों की तरह आसानी से मार डाला। ये आखिर उसे किस स्कूल में भर्ती कराया गया था? छोटी किंग, जियाओयू को ट्रिस्टार क्रीसेंट एबोर्ड दिखाओ और उसे इस जगह से परिचित होने में मदद करो। उससे भी थोड़ी बातें करो।
उसे अभी भी नहीं पता कि ट्रिस्टार क्रीसेंट एबोट कैसा स्कूल है। निंग ने हंसते हुए कहा, हाँ गुरुजी। लिटिल किंग ने तुरंत उत्साह से जवाब दिया। निंग ने तुरंत कहा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, मैं 3 लोगों के महल में जा रहा हूँ। जाओ जाओ, सिल्वमून ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लगता है तुम जल्द ही हमारे मालिक की देखभाल छोड़कर चले जाओगे। 3 क्षेत्र महल। दूसरा प्रशिक्षु भाई क्रेजी जी निंग का इंतजार करते हुए खुशी से मुस्कुरा रहा था। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, निंग ने सिर झुकाया, गुरु ने मुझे बताया कि तुम परीक्षा में पास हो गए हो। ये 8-9 रहस्यमय कला की पूरी प्रति है। अब तुम इसे सीख सकते हो। क्रेजी जी ने एक हाथ में पंखा पकड़ा और दूसरे हाथ से एक स्क्रॉल की हुई बांस की किताब थमा दी। निंग की आंखें तुरंत चमक उठीं। 8-9 रहस्यमयी कला। इसमें बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता हासिल करने के बाद उसका शरीर किसी अमर श्रेणी के जादुई खजाने जैसा हो जाएगा। तब तक वह रिवरफेंग पर्वतों पर एक और कोशिश जरूर कर पाएगा। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने तुरंत बांस की किताब स्वीकार कर ली। उसने अपनी दिव्य इंद्रियां उसमें डाल दी और तुरंत ही उसकी आत्मा में अद्भुत जानकारी प्रवाहित होने लगी। पुस्तक 13, अध्याय 29, रहस्यमय कला में प्रशिक्षण। जब तक जी निंग को होश आया तब तक अंधेरा हो चुका था। वह अभी भी छोटी सी इमारत के बाहर खड़ा था। पास में ही बैठा क्रेजी जी, वह तो कब का सो चुका था और संतुष्ट होकर खर्राटे ले रहा था। हालांकि मेरी आत्मा उस समय की तुलना में अथाह रूप से अधिक शक्तिशाली है जब मैंने स्टार सीजिंग हैंड सीखा था, फिर भी मुझे उस सारी जानकारी को समझने में कई घंटे लगे। निंग के चेहरे पर एक मुस्कान थी। पूर्ण आत्मविश्वास का यह एहसास अद्भुत था। उसने 8-9 रहस्यमय कला के प्रशिक्षण की विधि को पूरी तरह से याद कर लिया था। ये सचमुच सच्चे ईश्वर स्तर से नीचे के लोगों के लिए तीनों लोकों में नंबर 1 दिव्य क्षमता है। निंग मुस्कुराया जब वह 3 लोगों के महल में चला गया। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, तुम 8-9 रहस्यमय कला की पूरी प्रति वापस त्रिलोक महल में रख दो। अगर तुम कुछ और चुनना चाहते हो तो चुन सकते हो। क्रेजी जी वहीं लेटे रहे, मानो नींद में बुदा रहे हों। फिर उन्होंने करवट ली और फिर से खर्राटे लेने लगे। निंग मुस्कुराया। उसने मुड़कर प्रणाम किया। हाँ वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। 8-9 रहस्यमय कला लौटाने के बाद निंग बिना किसी हिचकिचाहट के एक और संक्षिप्त पुस्तक लेने के लिए आगे बढ़ा। इस पुस्तक के शीर्ष पर ये पात्र थे, होवेई की तीरंदाजी। निंग लंबे समय से होवेई की तीरंदाजी सीखने का सपना देख रहा था। उसकी अपनी दिव्य क्षमता स्टार सीजिंग हैंड थी, एक ऐसी दिव्य क्षमता जिसके कारण उसके हाथों में अथाह शक्ति थी, एक हाथ से धनुष पकड़े हुए और दूसरे से उसे खींचते हुए। और इसके अलावा होवेई की तीरंदाजी एक तकनीक केंद्रित क्षमता थी। ये दोनों दिव्य क्षमताएं, जो तीनों लोगों में शीर्ष 10 में शुमार हैं, एक साथ इस्तेमाल की जा सकती थीं और बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठाती थीं। पहला निंग के दोनों हाथों को अथाह शक्ति देता था, दूसरा उसके तीरंदाजी कौशल को चरम सीमा तक बढ़ा देता था। मिलकर ये दोनों निंग के सबसे शक्तिशाली घातक संयोजनों में से एक बन जाते। लेकिन ये परीक्षा वाकई मुश्किल है। क्या मैं इसे पूरा कर पाऊंगी? निंग ने परीक्षा को घूरते हुए भौहें चढ़ाईं। चाहे कुछ भी हो, मुझे कोशिश तो करनी ही होगी। वैसे भी कोई समय सीमा नहीं है। वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने संक्षिप्त पुस्तक नीचे रख दी, द्वार की ओर चला गया और सो रहे क्रेजी जी को देखा। मैं होवेई की तीरंदाजी सीखना चाहता हूँ। तो जाओ, ट्रायल पास करने के बाद वापस आना। क्रेजी जी नींद में बुदबुदाए। निंग मुस्कुराया, अपना सिर घुमाया और तुरंत चला गया। दरअसल हालांकि ऊपर से ऐसा लग रहा था कि वह क्रेजी जी को बता रहा है, पर असल में वह अपने कुलगुरु सुभूति को बता रहा था। आखिरकार कुलगुरु ही तय करेंगे कि उसे ये तकनीक सिखाई जाए या नहीं। फुफकार। निंग चला गया। क्रेजी जी अचानक उठ बैठे। हॉल के लकड़ी के दरवाजे पर टिककर उन्होंने भौहें चढ़ाकर जाते हुए निंग को घूरा। वह 8-9 रहस्यमय कला और होवेई की तीरंदाजी में प्रशिक्षण लेना चाहता है। क्या मेरा ये छोटा सा प्रशिक्षु भाई अमर तलवार के रास्ते पर नहीं चलता? मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वह होवेई की तीरंदाजी को हासिल करना बेहद जरूरी समझता है। पूरे 3 लोगों में कोई भी होवेई जितना भयानक तीरंदाजी का स्तर कभी हासिल नहीं कर पाया है। स्टार सीजिंग हैंड को केवल 5 तत्वों के सार की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके साथ कोई भी छठे चक्र तक प्रशिक्षित हो सकता है और इसमें महारत हासिल कर सकता है। यही बात 8-9 रहस्यमय कला के लिए भी सच थी। इसमें बुनियादी स्तर की कुशलता हासिल करने के बाद अगर कोई पर्याप्त जादुई खजानों को अपने अंदर समाहित कर ले तो वह इसके सभी 9 चक्रों में महारत हासिल कर सकता था। लेकिन स्टार सीजिंग हैंड और 8-9 रहस्यमय कला दोनों के लिए आश्चर्यजनक मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता थी। पहले के लिए 5 तत्वों के सार की चौंकाने वाली मात्रा की आवश्यकता थी, जबकि दूसरे के लिए भी उतनी ही आश्चर्यजनक मात्रा में जादुई खजानों की आवश्यकता थी। तीनों लोगों में ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने 8-9 रहस्यमय कला का प्रशिक्षण लिया था, लेकिन वास्तव में महारत हासिल करने और एक अटूट वज्र सदृश शरीर प्राप्त करने वालों की संख्या बहुत कम थी। होवेई की तीरंदाजी बिल्कुल अलग थी। यह एक कौशल आधारित, तकनीक आधारित क्षमता थी। इसके लिए एक खास स्तर की समझ और ज्ञान की आवश्यकता थी। इससे इसमें महारत हासिल करना और भी कठिन हो गया। इसके लिए व्यक्ति को लगातार तीरंदाजी के दाव पर चिंतन करना पड़ता था। हालांकि होवेई की अपनी तीरंदाजी का स्तर पहले ही तीरंदाजी के वास्तविक दाव की सीमाओं को पार कर चुका था। एक अमर तलवार जो धनुर्विद्या के दाव पर चलने के लिए अपना ध्यान भी भटकाएगा। क्रेजी जी ने सोचा, शायद इसलिए कि यह कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई जानता है कि होवेई की धनुर्विद्या
त्रिलोक की शीर्ष 10 दिव्य क्षमताओं में से एक है और इसलिए वह इसे सीखना चाहता है। जब उसे पता चलेगा कि यह वास्तव में कितनी कठिन है तो वह इसे छोड़ भी सकता है। पानी के नीचे स्थित स्थिर कक्ष में निंग कमल मुद्रा में बैठा था और 8-9 रहस्यमय कला का प्रशिक्षण ले रहा था। यह एक दिव्य क्षमता थी, इसलिए उसे अपने वास्तविक शरीर से इसे प्रशिक्षित करना पड़ा। फुफ, निंग ने एक गहरी सांस छोड़ी। उसके शरीर के चारों ओर धीरे धीरे एक धुंधली सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी। सुनहरी रोशनी पहले तो बहुत मंद थी, लेकिन धीरे धीरे घनी होती गई और निंग सोने का बना हुआ सा लगने लगा। बदलाव, जी निंग, जो पाताल जल के जेड बिस्तर पर बैठी थी, अचानक गायब हो गई। जेड बिस्तर के ऊपर एक चट्टान दिखाई दी। हालांकि इस चट्टान में एक जीवंत आभा थी। कोई भी अमर साधक तुरंत बता सकता था कि यह असाधारण थी। रद्द करें। चट्टान गायब हो गई और निंग एक बार फिर प्रकट हो गया। निंग के स्तर के एक फेंट गॉड बॉडी रिफाइनर के लिए दिव्य शरीर को पूरी तरह से दिव्य शक्ति में बदला जा सकता था और इसके विपरीत वास्तव में एक बाल को भी एक पूरी तरह से अलग शरीर में बदला जा सकता था। इस प्रकार स्वयं को एक चट्टान में बदलना मुश्किल नहीं था, मुश्किल था इसे इस तरह बनाना कि व्यक्ति की आभा इतनी सिकुड़ जाए कि वह एक असली चट्टान से अलग न दिखाई दे। आभा को वापस लेना, अपनी आत्मा की आभा को भी बदलना। निंग ने धीरे से खुद से कहा, ये 8-9 रहस्यमय कला सीखना वाकई मुश्किल है। हालांकि एक बार जब मैं बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता हासिल कर लूंगा तो मैं अपनी आभा को अपनी इच्छानुसार बदल सकता हूं और आसानी से खुद को एक चट्टान या मिट्टी के टुकड़े जैसा बना पाऊंगा। 8-9 रहस्यमय कला 72 रूपांतरण थी। जैसा कि बताया गया है, 72 शब्द 8-9 शब्द से आया है। वास्तव में इससे होने वाले रूपांतरणों की संख्या असीमित थी। चट्टानें, पेड़, फूल, पौधे, जानवर, यहाँ तक कि इंसान, राक्षस और राक्षस देवता भी, तीनों लोकों में मौजूद किसी भी चीज में रूपांतरण किया जा सकता था। यहाँ तक कि आभामंडल भी बिल्कुल एक जैसा हो जाता था। यहाँ तक कि उपयोगकर्ता से ज्यादा शक्तिशाली लोगों के लिए भी इस परिवर्तन को देखना मुश्किल होगा। केवल वे ही जो अत्यंत शक्तिशाली, ईश्वर नेत्र तकनीकों या अन्य विशेष तकनीकों में पारंगत हैं, जब उन तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग करते हैं तो सत्य को देख पाएंगे। हालांकि अगर वे विशेष तकनीकों का सक्रिय रूप से उपयोग नहीं करते तो वे भी यह नहीं समझ पाएंगे कि उनके सामने वाला पेड़ वास्तव में किसी और का रूपांतरित पेड़ था। भोर का समय, ब्लूक्लिफ शियाओयू काफी ऊबकर अपने कमरे से बाहर चली गई। गुरु, मुझे माउंट इनहॉट वापस लाए हुए आधा साल हो गया है, लेकिन उन्होंने मुझे सिर्फ 2 बार ही सिखाया है। उन्होंने मुझे दिव्य महल से सब कुछ सीखने के लिए कहा था, जैसे कि रिफाइनिंग तकनीकें, दिव्य क्षमताएं और गुप्त कलाएं। जियाओयू ने कुछ हद तक हार मान ली थी। वह जानती थी कि कुछ विशेषज्ञों का स्वभाव अजीब होता है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि उसके गुरु उसकी इतनी कम परवाह करेंगे। आमतौर पर उसे उनसे मिलने का मौका भी नहीं मिलता था। फिर भी माउंट इनहॉट सचमुच एक अद्भुत जगह है। शियाओयू ने आश्चर्य से आह भरी। पिछले 6 महीनों में वह अक्सर अंकल वाइट और लिटिल किंग के साथ ही माउंट इनहॉट के अन्य शिष्यों के साथ रहती थी। इस प्रकार वह और अधिक सीखने लगी थी, और जितना अधिक वह सीखती उतना ही अधिक आश्चर्यचकित होती। दिव्य अमर, उनका दर्जा उसके स्वामी से भी कम था। निजी शिष्य, बाकी सभी शुद्ध यांग सच्चे अमर या स्वर्ग के देवता थे। दिव्य महल का रक्षक एक स्वर्ग का देवता था। कोई आश्चर्य नहीं कि उस दिन उसके गुरु ने उसे बताया था कि यह चाचा गुरु स्वर्गीय अमरों को मुर्गियों की तरह आसानी से मार डालता है। क्या पूरा वर्धमान जगत कुलपिता सुभूति ने रचा था? उन्होंने अपना पुनर्जन्म चक्र स्थापित किया था। पुराने कुलपिता ने ये सब अकेले ही किया था। शियाओयू को अब एहसास हुआ कि पूरा क्रिसेंट जगत माउंट इनहॉट के सदस्यों के लिए एक बगीचे जैसा था। माना जाता है कि क्रिसेंट जगत से परे उससे भी विशाल 3 लोक थे। माना जाता है कि इन 3 लोकों में कई अन्य प्रमुख शक्तियां थीं जो पुराने कुलपति के बराबर थीं। जियाओयू ने आगे बढ़ते हुए अपने बगल में एक बड़ा सा पत्थर देखा। बिना ज्यादा सोचे उसने अपनी पीठ उस पर टिका दी और बैठ गई। मुझे आश्चर्य है कि मैं गुरु से दोबारा कब मिलूंगी, शियाओयू ने मन ही मन बुदबुदाया। और फिर अरे, उसने अचानक भौहें चढ़ाईं और नीचे पड़े पत्थर की तरफ देखा। अजीब है, अगर याददाश्त सही है तो यहाँ कोई पत्थर नहीं होना चाहिए था। ये पत्थर कहाँ से आया? खैर, यह मास्टर की अमर संपत्ति है। इसके अंदर की हर चीज उनके नियंत्रण में है। मुझे लगता है मुझे इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं उस बड़े बेवकूफ को ढूंढने जा रही हूँ। वह काफी ऊंचे स्तर के ज्ञान पर है। वह मुझे कुछ मार्गदर्शन दे सकता है। ब्लूक्लिफ शियाओयू खड़ा हुआ और तेजी से भाग गया। फुश, पत्थर एक फर पहने युवक जी निंग में परिवर्तित हो गया। दरअसल मेरे शिष्य ने मुझ पर बैठकर मुझे देखा था। निंग ने गहरी सांस ली। शुक्र है किसी ने यह नहीं देखा। ठीक है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बता सकता। अब मैं पत्थर नहीं बनूंगा, मैं पेड़ बन जाऊंगा। मुझे यकीन नहीं है कि तब कोई मुझ पर बैठेगा। फुश, एस्टेट के एक कोने में कुछ पेड़ और फूल थे। एक और पेड़, कुछ मीटर ऊंचा एक छोटा सा चीड़ का पेड़, अब उनके साथ आ खड़ा हुआ था। पेड़ की शाखाएं हवा में भी लहरा रही थीं। निंग 8-9 रहस्यमय कला के रूपांतरण पहलुओं की मूल बातों में आधी से ज्यादा महारत हासिल कर चुका था। वह हर दिन चट्टानों, पेड़ों, नालों, घास और दूसरी चीजों में रूपांतरित होता रहता था। आज तक कोई भी उसे खोज नहीं पाया था। दरअसल निंग के आदिम जुड़वा ने आंखों से खोज की थी, दिव्य ज्ञान का इस्तेमाल किया था और दिव्य नेत्र भी खोला था,
लेकिन फिर भी कोई दोष नहीं खोज पाया था। जब निंग एक पेड़ में तब्दील हुआ तो उसकी छाल, उसकी शाखाएं, उसके पत्ते सब बिल्कुल असली जैसे थे। यहाँ तक कि उसकी आत्मा का आभामंडल भी एक पेड़ के आभामंडल में तब्दील हो गया था। इसमें कुछ भी खास नहीं था। समय बीतता गया, दिन ब दिन निंग लगातार अपनी परिवर्तन तकनीकों का अभ्यास करता रहा, बार बार खुद को परखता रहा और अधिक से अधिक अनुभव अर्जित करता रहा। अंततः 8-9 रहस्यमय कला पर 1 साल और 3 महीने बिताने के बाद निंग ने सभी 72 परिवर्तनों में महारत हासिल कर ली। आखिरी बदलाव वाकई मुश्किल थे, इसमें बहुत समय लगा, फिर भी आखिरकार मैंने उनमें महारत हासिल कर ली है। बदलाव। निंग एक नाले के पास कमल मुद्रा में बैठा था, लेकिन अचानक उसका रूप पूरी तरह बदल गया। अब नाले के पास एक सुंदर, पंखा लिए, सफेद वस्त्र पहने आदमी बैठा था, स्वर्ग के देवता सिल्वमून। वह रूप और आभा दोनों में एक जैसा था। वह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा, इतनी प्रचंड कि दूसरों को भय से कांपने पर मजबूर कर दे। एक स्वर्ग के देवता की आभा और सिल्वमून की अपनी व्यक्तिगत आभा के अनूठे गुण। निंग ने ये सब दोहराया था। मुझे एक बार कोशिश करके देखने दो। सिल्वमून के रूप में प्रकट हुए निंग ने प्रिस्टार क्रेसेंट एबोर्ड से गुजरते हुए मुस्कुराया। कुलपति, वरिष्ठ चाचा, मास्टर, मालिक, त्रितारा अर्धचंद्राकार निवास से गुजरते हुए निंग ने पहली बार दूसरों को उसे वरिष्ठ चाचा गुरु कहकर संबोधित करते सुना। ये समझना जरूरी है कि अन्य निजी शिष्यों में निंग सबसे नया सदस्य था, इसलिए ज्यादातर लोग उसे चाचा गुरु कहकर ही संबोधित करते थे। हाँ, ये शून्य स्तर के राक्षस और महादैत्य, इनमें से किसी को भी कुछ शक नहीं होता। निंग बहुत अच्छे मूड में था। वह कभी कभी उनकी तरफ सिर भी हिला देता था। अजीब बात है, पैट्रियार्क सिल्वमून दिव्यता महल में क्यों नहीं है? पैट्रियार्क सिल्वमून को टहलते हुए देखना बहुत दुर्लभ है ना? ये तो बहुत अजीब है। निंग के चले जाने के बाद माउंट इनहॉर्ट के शिष्य चुपचाप आपस में विचार विमर्श करने लगे। सिल्वमून अपनी क्रूरता के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह सचमुच एक राक्षस जैसा व्यक्ति था। उसके चारों ओर जितना पाप घूमता था वह अकल्पनीय था। सिल्वमून ने इतना पाप जमा कर लिया था कि अब वह पाप की रक्तिम ज्योति से ढका नहीं था, बल्कि उसे पौराणिक कर्मों की ज्वालाओं ने ढक रखा था। हालांकि सिल्वरमून कितना अलौकिक शक्तिशाली था, उसे कर्म के पाप से बिल्कुल भी डर नहीं लगा। निंग जल्दी से दिव्यता के महल में पहुंच गया। उसके सामने हमेशा की तरह माउंट इनहॉर्ट के कई अनुयायी एकत्रित थे। कुलपति, वरिष्ठ चाचा, मास्टर, वे सभी आदर पूर्वक पुकारने लगे, और यहाँ तक कि ब्लूक्लिफ शियाओयू, जो अन्य शिष्यों के साथ बातचीत कर रही थी, जल्दी से खड़ी हो गई और आदर पूर्वक पुकारने लगी, वरिष्ठ चाचा गुरु। लेकिन लिटिल किंग और अंकल व्हाइट निंग को आश्चर्य से देखते रहे। तुम कौन हो? निंग से अपने आध्यात्मिक जुड़ाव के कारण लिटिल किंग और अंकल व्हाइट दोनों जानते थे कि यह वही है। हालांकि वे खुद को पूरी तरह से चकित और भ्रमित महसूस कर रहे थे। उनके सामने सफेद वस्त्र पहने उस व्यक्ति की भयावह आभा, उसका रूप, साफ तौर पर ये स्वर्ग के देवता सिल्वमून ही होने चाहिए। लेकिन उनकी आध्यात्मिक समझ उन्हें बता रही थी कि उनके सामने खड़ा यह व्यक्ति असल में जी निंग ही था। इससे दोनों को बहुत अजीब लगा। इससे पहले निंग ने उनके सामने सिर्फ एक पेड़ में बदलने की क्षमता दिखाई थी। उसने पहले कभी इंसान में रूपांतरित नहीं हुआ था। निंग ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराते हुए दिव्यता महल में चला गया। दिव्य महल के भीतर एक और श्वेत वस्त्रधारी व्यक्ति भी पंखा पकड़े हुए था। उनकी नजरें मिलीं। उनका रूप और आभा एक जैसी थी। कोई है जो मेरे रूप में बदलने की हिम्मत करता है? दूसरे वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई के पास बेहतर काम है, और लॉर्ड जियान का व्यक्तित्व इस तरह का नहीं है। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ऐसा लगता है कि आपने 8-9 रहस्यमय कला में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण ले लिया है। सिल्वमून ने तुरंत अनुमान लगाया कि यह जी निंग थी। दुर्जेय, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। सफेद वस्त्रधारी पुरुषों में से एक की आकृति धुंधली हो गई, फिर वापस फर पोशाकधारी युवक जी निंग की आकृति में बदल गई। पुस्तक 13, अध्याय 30, तीनों लोकों में विचरण करने की शक्ति। सिल्वमून ने सिर हिलाया और हंसा। बात ये नहीं है कि मैं बहुत ताकतवर हूँ, बात ये है कि माउंट इनहेरात में बहुत कम लोग हैं जिन्होंने 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षण लिया है। निष्कासन प्रक्रिया से मैं अंदाजा लगा पाया कि वो आप ही थे, कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई। निंग ने सिर हिलाया। 8-9 रहस्यमय कला 3 लोगों के महल में स्थित थी। केवल व्यक्तिगत शिष्य और वे लोग जिन्हें पुराने कुलपति से विशेष अनुमति प्राप्त थी ही इसे सीख सकते थे। अगर तुम किसी और में बदल जाते तो शायद मैं यह नहीं बता पाती कि वह तुम ही हो, सिल्वमून ने हंसते हुए कहा। ये 72 परिवर्तन व्यक्ति के आभामंडल को पूरी तरह बदल देते हैं। यहाँ तक कि तुम्हारे आसपास के पाप या कर्म पुण्य का आभास भी बदल जाता है। ये सचमुच एक अविश्वसनीय परिवर्तनकारी दिव्य क्षमता है। निंग ने सिर हिलाया। बिल्कुल। उदाहरण के लिए, जब निंग एक चट्टान में बदल जाता तो वह इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने 3 फुट लंबे सुनहरे कर्म प्रकाश के आभामंडल को पूरी तरह से वापस खींच सकता था। अगर वह एक दुष्टात्मा में बदल जाता तो वह पाप के रक्तिम प्रकाश को प्रकट करने के लिए रूपांतरित हो सकता था। पंगु की दुनिया के युग में एक प्राचीन दैत्य था जो बुद्ध के रूप में रूपांतरित होने के लिए इन 72 परिवर्तनों पर निर्भर था। खोजे जाने से पहले उसने हजारों सालों तक लोगों को धोखा देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। 1. ये जर्नी टू द वेस्ट की एक कहानी का संदर्भ है, जहां एक राक्षस को बुद्ध के रूप में रूपांतरित किया गया था ताकि असली बुद्ध के दर्शन के लिए तीर्थयात्रा पर जाने वाले यात्रियों को धोखा दिया जा सके। अंततः वह उन्हें खा जाता था। सिल्वमून ने हंसते हुए कहा। अब आपने 8-9 रहस्यमय कला
में बुनियादी स्तर की विशेषज्ञता हासिल कर ली है, आपकी नींव तैयार है। ये 72 परिवर्तन अकेले ही एक बेहतरीन भागने या छिपने की विधि के रूप में काम करेंगे। हालांकि इस स्तर पर ये सिर्फ एक भ्रामक उपकरण, छिपने का एक तरीका ही रह जाता है। जब आप सचमुच किसी विकट परिस्थिति में होते हैं तो सबसे ज्यादा मायने आपकी युद्ध क्षमता रखती है, सिल्वमून ने कहा। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई, हालांकि आप प्रारंभिक शून्य अवस्था में पहुंच चुके हैं और सामान्य दिव्य अमरों के बराबर हैं, मुझे डर है कि थोड़े ज्यादा शक्तिशाली दिव्य अमर आपसे निपट पाएंगे या आपको मार भी डालेंगे। मैं समझ गया। निंग सचमुच समझ गया था। अगर वह इतना भाग्यशाली नहीं था कि उसे केवल बेहद कमजोर दिव्य अमर प्राणियों का ही सामना करना पड़ता, तो उसके पास अभी जितनी शक्ति थी वह बस इतनी ही थी कि वह उन लोगों के सामने इतरा सके जो अभी तक अपने दिव्य कष्टों से उबर नहीं पाए थे। इसीलिए मैं आपको ढूंढने आया हूँ, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। मैं आपसे मदद मांगने आया हूँ, निंग ने हंसते हुए कहा। मदद? सिल्वमून ने पंखा झलते हुए इत्मीनान से कहा। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं इस समय काफी कमजोर हूँ। त्रिलोकों की तो बात ही छोड़ दीजिए, इस अर्धचंद्राकार दुनिया में भी कोई भी अनजान दिव्य अमर मुझे मार सकता है। इसलिए मैं जल्द से जल्द 8-9 रहस्यमय कला के तीसरे चक्र तक पहुंचना चाहता हूं, निंग ने कहा। सिल्वमून उसे घूर रही थी। 8-9 रहस्यमय कला के प्रशिक्षण में खजानों की मात्रा बेहद आश्चर्यजनक है। मुझे भी अपने वर्तमान छठे चक्र का प्रशिक्षण लेने में अनगिनत युग बिताने पड़े। क्या तुम छोटे बदमाश चाहते हो कि मैं तुम्हें प्रशिक्षण देने के लिए अपने खजाने मुफ्त में दे दूं? बिल्कुल नहीं। 8-9 रहस्यमय कला ने बहुत ज्यादा खजाने खर्च कर दिए। 9वें चक्र तक पहुंचने के लिए, यहाँ तक कि दावफादस को भी इसकी कीमत पर दर्द होगा। यहाँ तक कि एम्पायरियन देवता सिल्वमून जैसे शक्तिशाली दानव ने भी केवल छठे चक्र तक ही प्रशिक्षण प्राप्त किया था। तार्किक रूप से कहें तो एम्पायरियन देवताओं को 9वें चक्र तक पहुंचने में सक्षम होना चाहिए था, लेकिन उसके पास पर्याप्त खजाने नहीं थे। जाहिर है, मैं तुमसे इन्हें मुफ्त में देने के लिए नहीं कहूंगा, निंग ने जल्दी से कहा। बाहरी दुनिया की अपनी इस यात्रा के दौरान मुझे कुछ अमर श्रेणी के जादुई खजाने मिले। मैं इन्हें अमर गोलियों के बदले तुम्हें देना चाहता था, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। अमर गोलियों के बदले व्यापार? सिल्वमून ने हल्के से सिर हिलाया। अमर गोलियों का मतलब था अमर श्रेणी की स्पिरिट पिल्स, शुद्ध यांग स्पिरिट पिल्स और ग्रेट फिर्मामेंट स्पिरिट पिल्स। ये ठीक है। तभी सिल्वमून ने सहमति जताई। अपने अमर श्रेणी के जादुई खजाने निकालो, मैं तुम्हें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा और तुम्हारे साथ इस व्यापार से मुझे कोई लाभ नहीं होगा। निंग मुस्कुराया, फिर हाथ हिलाया, फुसफुसाया। तुरंत एक के बाद एक अमर श्रेणी के जादुई खजाने हवा में मंडराते हुए प्रकट हुए। ये वो लूट के सामान थे जो उसने अपनी अंतिम यात्रा में राक्षस राजाओं और दुष्ट कुलपिता को मारकर हासिल किए थे। दरअसल उसने ग्रैंड जिया सम्राट द्वारा दी गई निम्न श्रेणी की अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार भी निकाल ली। मुझे देखने दो। सिल्वमून ने प्रत्येक जादुई खजाने को बांधने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का तेजी से उपयोग किया। जादुई खजानों को नियंत्रित करने के लिए दैवीय शक्ति का उपयोग करना संभव नहीं था, लेकिन दिव्य क्लेश पर विजय प्राप्त करने और एक एम्पायरियन देवता बनने पर चीजें बदल जाती। एम्पायरियन देवता अपनी शक्ति में अथाह थे और उनकी दिव्य शक्ति का प्रयोग सभी प्रकार के जादुई खजानों पर किया जा सकता था। एम्पायरियन देवता और सच्चे देवता जो आदिकालीन अराजकता से उत्पन्न हुए थे, जादुई खजानों का आसानी से उपयोग करने की क्षमता के साथ पैदा हुए थे। केवल कमजोर फेंट गॉड जैसे कि जियांटियन स्तर पर जन्मे ही रक्त निर्मित हथियारों का उपयोग कर सकते थे। सिल्वमून ने हथियारों को देखा, फिर कहा, 3 शीर्ष श्रेणी के अमर श्रेणी के जादुई खजाने, 19 उच्च श्रेणी के, 21 मध्यम श्रेणी के और 16 निम्न श्रेणी के। सिल्वमून ने अपनी गणनाएं सरल और श्रेणीबद्ध रखीं। उदाहरण के लिए उसने फ्लेमिंग किंग द्वारा इस्तेमाल की गई 6 कटारों को 6 अलग अलग वस्तुओं के रूप में गिना, इसीलिए संख्या इतनी ज्यादा थी। जूनियर प्रशिक्षु भाई, अंतर बहुत बड़ा है। सिल्वमून ने निंग की ओर देखा, फिर असहाय होकर कहा, इतनी कम अमर श्रेणी के जादुई खजानों के बदले आप जितनी अमर गोलियां खरीद सकते हैं, तीसरे चक्र के लिए प्रशिक्षण लेना आपके लिए संभव नहीं है। निंग ने तुरंत पूछा, मैं कितनी दूर हूँ? अगर मैं इतना उदार भी हो जाऊं कि मुझे नुकसान भी उठाना पड़े, तो मैं तुम्हें ज्यादा से ज्यादा अपनी सर्वोच्च श्रेणी की अमर आत्मा की 60 गोलियां दे सकता हूँ। लेकिन तीसरे चक्र के प्रशिक्षण के लिए अगर तुम पूरी तरह से ऐसी गोलियों पर निर्भर हो तो तुम्हें कम से कम 100 गोलियों की जरूरत होगी, सिल्वमून ने बेबसी से कहा। निंग भी हार मान गया। उसने लिटिल किंग के लिए एक कम ग्रेड वाली अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवार रखी थी और पानी के नीचे की संपत्ति से हासिल की गई अमर श्रेणी की जादुई वस्तु अंकल वाइट के लिए रख ली थी। उसे 1000 बैल तलवार और हेवनरेकर तलवारें दोनों इस्तेमाल करने की जरूरत थी। उसने अपने पास बचा हुआ हर जादुई खजाना निकाल लिया था। दरअसल हेवनरेकर तलवारों के अलावा अब उसके पास अपनी 3 सिर 6 भुजाएं तकनीक के लिए 3 अतिरिक्त अमर श्रेणी की उड़ने वाली तलवारें भी नहीं बची थीं। ये कैसा रहेगा? सिल्वमून ने हाथ हिलाया और चर्मपत्र का एक टुकड़ा सामने आया। इस कागज के ऊपर लिखो कि आज तुम मुझसे कुल 40 उच्च श्रेणी की अमर आत्मा गोलियां उधार ले रहे हो। तुम्हें 10,000 वर्षों के भीतर मुझे ऐसी 100 गोलियां चुकानी होंगी। अगर तुम 10,000 वर्षों के भीतर ऐसा नहीं कर पाते तो तुम्हें अपने पास मौजूद सबसे कीमती खजाने से मुझे चुकाना होगा। सिल्वमून ने अपना पंखा हिलाते हुए निंग की ओर प्रसन्नतापूर्वक देखा। निंग ने हार मान ली। उसने बहुत पहले दूसरों से सुना था कि यह सिल्वमून कैसा इंसान है। माउंट इनहॉट के सभी शिष्य उसे मन ही मन वह राक्षस सिल्वमून इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक उच्च स्वर्ग का देवता साधारण शिष्यों को भी निचोड़ने और लूटने के मौके ढूंढता रहता था।
ठीक है, निंग ने अपना सिर नीचे कर लिया। जल्दी करो और लिखो, सिल्वरमून हंसते हुए बोला। छोटे प्रशिक्षु भाई, पिछली बार तुमने अपनी तलवारबाजी दिखाने के लिए जिस तलवार का इस्तेमाल किया था वह बहुत अच्छी थी। इसमें लगभग शुद्ध यान खजाने जितनी शक्ति है। उस तलवार की कीमत ही लगभग 100 उच्च श्रेणी के अमर श्रेणी के स्पिरिट पिल्स के बराबर है। मुझे यकीन है कि 10,000 सालों में तुम इससे भी बेहतर खजाने हासिल कर लोगे। निंग ने तुरंत चर्मपत्र पर उग्रता से कुछ लिखना शुरू कर दिया। साथ ही शिष्यों के बीच ऋण की लिखित स्वीकृति ही पर्याप्त थी। हर कोई एक दूसरे को सम्मान देता था। लो, सिल्वरमून ने हाथ हिलाया और एक सफेद जैब की बोतल निंग की ओर उड़ी। ये उच्च श्रेणी की अमरता प्राप्त आत्मा गोलियां हैं जो दोशुआई महल में गढ़ी गई थीं। इनमें अत्यंत शुद्ध तात्विक सार है और ये 8-9 रहस्यमय कला के प्रशिक्षण के लिए बहुत उपयुक्त हैं। 1. चीनी किंवदंतियों में दोशुआई महल वह स्थान है जहां दार्शनिक ताओवाद के संस्थापक लाओजी निवास करते हैं। पश्चिम की यात्रा में यही वह स्थान भी है जहां लाओजी स्वर्ग के लिए गोलियां गढ़ते हैं और यही वह स्थान भी है जहां सुन वुकोंग ने नशे में अमरता की अनगिनत गोलियां चुराकर खा ली थीं। निंग तुरंत कंगाल हो गया था और अब उसे सिल्वरमून की 100 उच्च श्रेणी की अमर आत्मा गोलियां देनी थीं। फिर भी निंग ने ये स्वीकार कर लिया। वह अभी अपने स्वामी का संरक्षण छोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं था। कोई भी शक्तिशाली दिव्य अमर उसे नष्ट करने में सक्षम था। 8-9 रहस्यमय कला। निंग स्टिल रूम में नेदरवाटर ज़ेड बेड पर बैठ गया। ज़ेड की बोतल उठाकर उसने एक स्पिरिट पिल उंडेली। स्पिरिट पिल सफेद ज़ेड रंग की थी और उसमें से एक हल्की सी मुंह में पानी लाने वाली खुशबू आ रही थी। अगर कोई साधारण जिफू शिष्य या वांजियांग सिद्ध इस उच्च स्तरीय अमर श्रेणी की आत्मा गोली को खा ले तो शायद वह उसे परिष्कृत भी नहीं कर पाएगा। उसके जिफू फट जाएंगे। आखिरकार इन गोलियों में मौजूद तात्विक की शुद्धता दिव्य अमर द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली की शुद्धता के बराबर ही थी। इस प्रकार की गोलियां आमतौर पर पुनर्जन्म लेने वाले अमरों को दी जाती थीं ताकि वे कम समय में ही अत्यधिक उच्च स्तर की शक्ति प्राप्त कर सकें। वैकल्पिक रूप से दिव्य अमर जो लंबे समय तक लड़ते रहे थे या जिन्होंने प्रोटोकॉस्मिक आत्मा खजाने को बांधने में बहुत अधिक ऊर्जा खर्च कर दी थी, वे उनका उपयोग तुरंत अपने मौलिक की को पुनः भरने के लिए करते थे। हुश हुश हुश, एक के बाद एक गोलियां निकलती रहीं, जिनमें से प्रत्येक का मूल्य उच्च श्रेणी के अमर जादुई खजाने के बराबर था। निंग ने उन सबको एक ही घूंट में निगल लिया। फिर उसने तुरंत 8-9 रहस्यमय कला तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया। 8-9 रहस्यमय कला का उद्देश्य अपने शरीर को जादुई खजाने की तरह अविनाशी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना था। इसके लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती थी और उच्च स्तरीय अमर श्रेणी की स्पिरिट पिल्स जानबूझकर ऊर्जा की पूर्ति के लिए डिजाइन की गई थीं। साधारण द्रवीभूत तत्वों के सार के बारे में क्या, उन्हें अवशोषित करने में बहुत अधिक समय लगता था। उनका उपयोग 8-9 रहस्यमय कला को सक्रिय करने के लिए नहीं किया जा सकता था। गड़गड़ाहट। निंग का पूरा शरीर तुरंत बदलने लगा। उसकी हड्डियां, उसकी अस्थियां, उसकी नसें, उसका मांस, उसकी त्वचा, उसके बाल, उसके शरीर का हर अंग अब बदल रहा था। अगर पहले निंग के मांस और हड्डियों को टोफू कहा जा सकता था तो पहली ही स्पिरिट पिल इस्तेमाल करने के बाद वे पत्थर जैसी हो गई थीं। लेकिन वास्तव में निंग का दिव्य शरीर पहले से ही अत्यंत शक्तिशाली था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 8-9 रहस्यमयी कला से कितना बड़ा सुधार हुआ होगा। पहला चक्र पूरा हो गया है। निंग को एहसास हो गया था कि उसका दिव्य शरीर कितना शक्तिशाली हो गया था। एक उच्च स्तरीय अमर श्रेणी की आत्मा गोली ने उसे पहला चक्र पूरा करने और उसके शरीर को अतुलनीय रूप से शक्तिशाली बनाने में मदद की थी। झनकार। निंग ने अपनी उंगली को तलवार का आकार दिया और अपनी दूसरी बांह पर वार कर दिया। तलवार की रोशनी चमक उठी, लेकिन पीछे सिर्फ एक सफेद धब्बा रह गया। मेरा शरीर पहले से ही स्वर्ग श्रेणी की जादुई कलाकृति के बराबर है। मैं बिना कुछ किए बस वहीं खड़ा रह सकता हूँ और लूज इमॉर्टल्स मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। और ये तो बस पहला चक्र है। ये 8-9 रहस्यमय कला उस दिव्य क्षमता से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है जिसका इस्तेमाल सिद्ध नाइन डेथ्स ने अमर नियति सम्मेलन के दौरान किया था। उसका शरीर किसी जादुई खजाने जैसा था, लेकिन तुलनात्मक रूप से उसकी तकनीक 8-9 रहस्यमय कला के सामने कुछ भी नहीं थी। निंग ने इस बारे में सोचने में ज्यादा समय नहीं लगाया। आखिरकार केवल एक आदिम स्तर का फेंट गॉड ही 8-9 रहस्यमय कला की बुनियादी बातों का प्रशिक्षण ले सकता है। निपुण नाइन डेथ्स केवल एक वांशियांग निपुण थी। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह 8-9 रहस्यमय कला में प्रशिक्षित हो सकती थी, भले ही किसी ने उसे ये दिया हो। दूसरी गोली। बिना किसी हिचकिचाहट के निंग ने अतिरिक्त गोलियां पचाना शुरू कर दिया। सर्वोच्च श्रेणी की अमर आत्मा गोलियों की अतुलनीय रूप से शुद्ध तात्विक शक्ति निंग के पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही थी, उसके हर हिस्से में खींच रही थी। निंग का शरीर स्पंज की तरह था जो इन गोलियों की शक्ति को बेतहाशा खींच रहा था, और फिर उसका शरीर बार बार रूपांतरित होने लगा, मानो किसी तलवार को बार बार गड़ा जा रहा हो। 11वीं गोली। जैसे ही निंग 11वीं गोली को पचा और परिष्कृत कर रहा था, 8-9 रहस्यमय कला के दूसरे चक्र में महारत हासिल हो गई। एक के बाद एक स्पिरिट की गोलियां तेजी से खत्म होती जा रही थीं। निंग का शरीर भी लगातार ताकतवर होता जा रहा था, उसकी सहनशक्ति और लचीलापन दोनों बढ़ रहे थे। खड़खड़ाहट, खड़खड़ाहट। जैसे जैसे निंग प्रशिक्षण लेता रहा, उसके शरीर के अंदर से गड़गड़ाहट और खनक की आवाजें सुनाई दे रही थीं, क्योंकि उसकी मांसपेशियां और मांस आपस में टकरा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दो विशाल पहाड़ आपस में टकरा रहे हों, और जैसे जैसे निंग का दिल धड़क रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई समुद्र हिल रहा हो।
निंग जानता था कि यह एक तरह की टैंपरिंग है। जादुई खजानों को जादुई आग और अन्य शक्तियों से टैंपर किया जाता था, जबकि 8-9 रहस्यमयी कला शरीर को टैंपर करती थी। इस तकनीक से हर एक अंग, यहाँ तक कि खाल और बाल भी बिना रुके टैंपर किए जाते थे। अब तक निंग के बालों का एक एक कतरा इतना मजबूत हो चुका था कि अगर कोई लूज इमोर्टल पूरी ताकत से उसे बेतहाशा काट भी डाले तो भी वह उसे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। गड़गड़ाहट। निंग के शरीर से एक और तेज आवाज सुनाई दे रही थी। उसकी मांसपेशियां गड़गड़ा रही थीं, उसकी हड्डियां गड़गड़ा रही थीं, उसके अंग गड़गड़ा रहे थे। ये गड़गड़ाहट मानो एक अद्भुत संगीत में बदल रही थी। निंग की त्वचा एक गहरे प्रकाश से चमकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह एक भयानक रूप से शक्तिशाली जादुई खजाने में बदल गया हो। जब वह गहरा प्रकाश फीका पड़ गया तभी वह फिर से एक साधारण व्यक्ति जैसा लगने लगा। उसकी त्वचा बहुत कोमल और गोरी थी, मानो काफी कोमल हो। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि वह कितना शक्तिशाली हो गया है। हा, आखिरकार मैंने तीसरा चक्र पूरा कर लिया। निंग बहुत खुश हुआ। हाथ हिलाते हुए उसने तुरंत 1000 बैलों वाली तलवार निकाली। अपनी शक्ति परखने का समय आ गया है। फुफ। 1000 बैलों वाली तलवार की रोशनी वाले एक काले अजगर में बदल गई। अपने साथ अलौकिक शक्ति लिए हुए जैसे ही उसने निंग की बाईं बाह पर वार किया, लेकिन उसने अपने पीछे एक सफेद धब्बा भी नहीं छोड़ा। स्टार सीजिंग हैंड। निंग ने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया और एक और भी शक्तिशाली प्रहार किया। टकराना। स्टिल रूम में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी जा सकती थी, लेकिन निंग के बाएं हाथ पर अभी भी किसी निशान का जरा भी निशान नहीं था। मैंने तीसरे चक्र में महारत हासिल कर ली है। मेरा शरीर अब किसी अमर श्रेणी के जादुई खजाने के बराबर है। पूरी ताकत से खुद पर प्रहार करने पर भी मैं एक छोटा सा सफेद निशान भी नहीं छोड़ सकता। मुझे लगता है कि दिव्य अमर भी मुझे स्तब्ध होकर बस देखते रह जाएंगे, बिना ये जाने कि क्या करें। ये वास्तव में सच्चे ईश्वर स्तर से नीचे के लोगों के लिए तीनों लोकों में नंबर 1 दिव्य क्षमता है। प्राइमल ट्विन, हेवन रेकर स्वॉर्ड फॉर्मेशन, आक्रमण। निंग बेहद खुश हुआ। उसके सामने अचानक काले वस्त्र पहने निंग प्रकट हुआ, जिसने तुरंत हेवन रेकर तलवारों की शक्ति को नियंत्रित किया, उन्हें तलवार की रोशनी की 9 धारियों में बदल दिया और उन्हें चीखते हुए आगे भेज दिया। जैसे ही वे निंग की नंगी ऊपरी छाती की ओर वार करने लगीं,